यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम रिवाइज करने वाले एक टॉपिक, दैट इज द कैपिटल गेन, एंड दिस टॉपिक इज गोइंग टू कवर अप्रॉक्स 8 to 10 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो एग्जाम में 10 मार्क मिलने वाला है इस टॉपिक से, तो ढंग से सुन लीजिए। 1.5-2 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन होती है सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। 45 सबसेक्शन 1 ये बोलती है कि कैपिटल गेन कब कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होता है। तो ये सेक्शन बोलती है कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट shall be taxable under the head capital gain in the year in which transfer took place। so पहली चीज तो ये कैपिटल गेन उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपकी असेट ट्रांसफर होती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कैपिटल असेट किसको बोलते हैं। तो कैपिटल असेट की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 14 में, और 2 क्लॉज 14 ये बोलता है कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर इट इज मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर इट इज कनेक्टेड विद योर बिजनेस और नॉट, that is the capital asset। so in simple word all asset are capital asset, but guys there are 4 exceptional cases and ये 4 asset आपकी capital asset नहीं मानी जाएगी। पहला, स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल असेट। दूसरा, अगर कोई भी आपका मूवेबल पर्सनल असेट है वो कैपिटल असेट नहीं है। मूवेबल पर्सनल असेट मींस ऐसी असेट जो आपके पर्सनल पर्पस के लिए एसएससी या उसके फैमिली मेंबर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मूवेबल पर्सनल असेट। तो मूवेबल पर्सनल असेट है वो कैपिटल असेट नहीं है। लेकिन गाइस यहां पे तुम्हारे 6 एक्सेप्शनल केसेस है, दैट इज द ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये पर्सनल असेट है तो भी ये कैपिटल असेट मानी जाएगी, और इन असेट्स को अगर आप बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन लगेगा। थर्ड एक्सेप्शन इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट अ कैपिटल असेट। बट क्वेश्चन ये आता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड किसको बोलेंगे। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज अ लैंड व्हिच इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रूरल एरिया? रूरल एरिया इज एरिया व्हिच इज नॉट अ अर्बन एरिया। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बन एरिया? इज अर्बन एरिया इज एरिया व्हिच इज नॉट अ रूरल एरिया? आंसर इज नो। तो लॉ मेकर्स ने क्या किया, यहां पे अर्बन एरिया को डिफाइन कर रखा है। और अर्बन एरिया किसको बोलते हैं? कोई भी म्युनिसिपैलिटी, कंटोनमेंट बोर्ड या ग्राम पंचायत का ऐसा एरिया जिसका लास्ट सेंसस के हिसाब से, लास्ट जब जनसंख्या गणना हुई थी उसके हिसाब से उस एरिया का पॉपुलेशन अगर 10,000 और मोर है तो वो तुम्हारा एरिया अर्बन एरिया हो जाएगा। तो अर्बन एरिया मींस म्युनिसिपैलिटी का ऐसा एरिया जहां का पॉपुलेशन लास्ट सेंसस के हिसाब से 10,000 और मोर है, दैट इज कॉल्ड योर अर्बन एरिया। इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख, तो बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया सराउंडिंग एरिया है वो भी तुम्हारा अर्बन एरिया हो जाएगा। इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख, देन बाहर का 6 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया भी अर्बन एरिया हो जाएगा। एंड इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख, देन बाहर का 8 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया है वो भी तुम्हारा अर्बन एरिया हो जाएगा। तो अर्बन एरिया में अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा। बट उसके बाहर अगर कोई रूरल एरिया में सिचुएटेड एग्रीकल्चर लैंड है तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल असेट नहीं है, उसको अगर आप बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके बाद गोल्ड बॉन्ड 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, दिस इज नॉट अ कैपिटल असेट, ये कैपिटल असेट नहीं है। उसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखना, इस पे जो इंटरेस्ट आता है ना वो इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 1015, और इंटरेस्ट पे कोई भी टैक्स नहीं लगता अंडर आईएफओएस। तो मैंने क्या बोला, कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर इट इज मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर इट इज कनेक्टेड विद योर बिजनेस और नॉट। बट एक्सक्लूड क्या हो जाएगी? 4 चीजें। स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल असेट, मूवेबल पर्सनल असेट इज नॉट अ कैपिटल असेट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल असेट, एंड गोल्ड बॉन्ड 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 इज नॉट अ कैपिटल असेट। अब यहां पे एक और चीज समझना गाइस, कि जो भी एफआईआईज रहते हैं ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंडिया में अगर वो कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड करते हैं, वो सिक्योरिटी भले स्टॉक इन ट्रेड है तो भी वो कैपिटल असेट माना जाएगा। तो एफआईआई हेल्ड एनी सिक्योरिटी इन इंडिया एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, तो उन दैट पर्टिकुलर केस भैया वो सिक्योरिटी जो भी हेल्ड करते हैं वो हमेशा कैपिटल असेट ही मानी जाएगी, वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं माना जाएगा। उसके बाद में एक और चीज समझना, इन केस ऑफ द यूलिप, अगर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसपे एग्जेम्पशन 1010D का नहीं मिलता, कब नहीं मिलता है वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। अगर यूलिप के केस में 1010D का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है तो यूलिप जो है वो तुम्हारी कैपिटल असेट माना जाएगा, और उस पे कैपिटल गेन होगा जब भी मैच्योरिटी होगी तब। उसके बाद में डेफिनेशन आता है ट्रांसफर। सर ट्रांसफर का मतलब क्या? तो ट्रांसफर में सेल करते हो, एक्सचेंज करते हो, या फिर रेलिंक्विशमेंट एक्सटिंग्विशमेंट होता है, या फिर कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड होता है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट होता है, रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये ट्रांसफर माना जाएगा। एज वेल एज एक चीज ध्यान रखना, इन केस ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भले रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है बट आपने अगर पोजीशन हैंडओवर कर दिया, तो पोजीशन हैंडओवर कर दिया तो उस केस में वो ट्रांसफर माना जाएगा। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह होती है उसमें जो शेयर सर्टिफिकेट है, वो शेयर सर्टिफिकेट अगर आप किसी को
ट्रांसफर कर देते हो तो उस पर्टिकुलर केस में यह माना जाएगा कि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है और आपको कैपिटल गेन लग जाएगा। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, सेल आएगा, एक्सचेंज आएगा, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड और कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी possession is handed over, it is treated as transfer. And guys, in case of the cooperative society and all, if share certificate is transfer, membership is transfer, then ये माना जाएगा आपने ट्रांसफर किया है और आपको कैपिटल गेन लगेगा। यहां पे एक केस लॉ आता है, दैट इज द शेषाशाही स्टील प्राइवेट लिमिटेड, नॉट मोर इंपोर्टेंट केस लॉ फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। इस केस लॉ में क्या हुआ था कि ये जो शेषाशाही स्टील प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इन्होंने बिल्डर के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ और बिल्डर को इन्होंने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन हैंडओवर कर दिया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, इन बिल्डर के बीच में और एसएससी के बीच में डिस्प्यूट हो गया और डिस्प्यूट के बाद में कुछ इनका डिसीजन आया कोर्ट का और उसके बाद में वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ और डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ उस टाइम पे बिल्डर ने क्या किया, इनको पेमेंट किया। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि ट्रांसफर कब माना जाएगा, क्या पोजीशन हैंडओवर हुई थी तब माना जाएगा या फिर आफ्टर डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ और उस पर्टिकुलर केस में एसएससी ने क्या किया, एसएससी को लास्ट में उसका पेमेंट पूरा मिल गया तब ट्रांसफर माना जाएगा। तो ये केस लो ये बोलता है कि जब भी पेमेंट लास्ट में, लास्ट चेक जब मिला तब ट्रांसफर माना जाएगा, पोजीशन हैंडओवर हुआ था तब ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। उसके बाद में टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट, गाइस देयर आर टू टाइप ऑफ द कैपिटल असेट, वन इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, वन इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। लेकिन कब पता चलेगा कौन सी लॉन्ग टर्म है कौन सी शॉर्ट टर्म है, तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहला इन केस ऑफ द कोई भी सिक्योरिटी है अदर देन यूनिट को छोड़ के कोई भी सिक्योरिटी है जो लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया मींस बीएससी एनएससी में कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी है अदर देन यूनिट, उसके बाद में यूटीआई का यूनिट या म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स के केस में 1 ईयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा। मींस इफ इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर तो उस पर्टिकुलर केस में लॉन्ग टर्म होगा और 1 ईयर या उससे कम होल्ड किया है तो उस पर्टिकुलर केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहला इन केस ऑफ एनी सिक्योरिटी बट अदर देन यूनिट लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, यूटीआई का यूनिट्स एंड म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स के केस में आपको 1 ईयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है। उसके बाद में किसी भी कंपनी के शेयर्स है जो कि इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, मींस आई कैन से दैट द अनलिस्टेड शेयर या फिर इंडिया के बाहर कहीं पे लिस्टेड है, इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ऐसे किसी भी कंपनी के शेयर है, भले वो इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके केस में आपका 2 इयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा। मींस मोर देन 2 इयर्स है तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। और बाकी जितनी भी अदर असेट बचेगी जैसे गोल्ड वगैरह है तो उसके केस में आपका 3 इयर्स ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा, 3 इयर्स से ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज आपका शॉर्ट टर्म हो जाएगा। अब कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे होगा, बड़ा सिंपल है। पहले आप ले लीजिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब एक और चीज समझना, एक केस लो ऐसा है कि सर एक बात बताइए, जैसे मान लो एक आपकी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग अभी बनाई है लेकिन लैंड आपकी 10 साल पहले खरीदी थी। फॉर एन एग्जांपल, आई हैव परचेज्ड वन लैंड 10 ईयर अगो एंड बिल्डिंग मैंने लास्ट ईयर ही बनाई है। अब मैंने क्या किया, उस बिल्डिंग को पूरा बेच दिया, मींस अलोंग विद द लैंड। तो क्वेश्चन ये आता है कि लैंड और बिल्डिंग पे अलग अलग कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग तो लास्ट ईयर बनाई है तो वहां शॉर्ट टर्म होगा, वहां पे इंडेक्स भी नहीं मिलेगा, और जो भी तुम्हारा लैंड है वो तो लॉन्ग टर्म है, उस पर इंडेक्स भी मिलेगा और वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो अलग अलग कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। आंसर इज यस। यहां पे एक कोर्ट का जजमेंट है और कोर्ट ये बोलती है कि अगर कोई भी लैंड है, वो लैंड आपकी लॉन्ग टर्म थी और बिल्डिंग आपने लास्ट ईयर ही बनाई है, मान लो वो शॉर्ट टर्म है, तो आप लैंड और बिल्डिंग का जो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है उसको बाइफरकेट करोगे और 2 कॉलम में आपका कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होगा। अब एक और चीज समझना, ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए आपका ये फॉर्मेट है। लेकिन एक चीज समझना, अगर कोई भी कैपिटल असेट आपकी लॉन्ग टर्म है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना उसको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करना पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आप एक काम करिए, पहले आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लीजिए, मल्टीप्लाई करिए इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर और डिवाइड कर दीजिए इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। और इंप्रूवमेंट के लिए आप एक काम करिए, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर और डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, क्या आपको ये इंडेक्स नंबर याद रखने की जरूरत है? आंसर इज नो। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द 331 जो कि प्रीवियस ईयर 2023 के लिए है एंड जस्ट आपको 100 याद रखना है जो कि प्रीवियस ईयर 12 के लिए है। लेकिन एक चीज समझना, अगर कोई भी असेट है वो 142001 से पहले खरीदी हुई है तो क्या करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर कोई भी असेट 142001 से पहले खरीदी हुई है तो उसका कॉस्ट क्या लेना है, जो भी उसका ओरिजिनल कॉस्ट था एंड एफएमवी एज ऑन 142001 व्हिचएवर इज हायर, जो भी उसका ओरिजिनल कॉस्ट था एंड एफएमवी एज ऑन 142001 व्हिचएवर इज हायर है, वो आपको कॉस्ट लेना है और उस पे इंडेक्स आपको कब से करना है,
1 2 से आपको इंडेक्स करना है, मींस 100 से फिर आपको उसको इंडेक्स करना है। एक और चीज समझना, अगर कोई भी इंप्रूवमेंट आपने 1 4 2001 से पहले करा रखा है तो उसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि इसका इंपैक्ट ऑलरेडी आपकी एफएमवी एज ऑन 1 4 2001 में आ चुका होगा, तो उसको आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। अब एक और चीज समझना, मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई भी असेट अगर आपने 1 4 2001 से पहले एक्वायर की है तो उसकी कॉस्ट क्या लेनी है, वॉट एवर ओरिजिनल कॉस्ट और एफएमवी एज ऑन 1 4 2001। बट गाइस ध्यान रखना, एफएमवी एज ऑन 1 4 2001 है ना, वो आपके एसडीवी एज ऑन 1 4 2001 से ज्यादा नहीं हो सकती। There is a one amendment made by Nirmala Sitharaman ji 2 years ago, and that amendment says that कि FMV as on 1 4 2001 रहेगी, that never be more than the SDV as on 1 4 2001। Stamp duty value as on 1 4 2001 है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊं, आप क्या करोगे, आप जो भी आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है वो पहले तो आप कॉस्ट ले लीजिए। सबसे पहले जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है वो ओरिजिनल कॉस्ट ले लीजिए, और इस ओरिजिनल कॉस्ट को आप कंपेयर किससे करोगे, तो मैंने बोला आप ले लीजिए FMV as on 1 4 2001। बट गाइस दिस FMV as on 1 4 2001 cannot be more than the SDV as on 1 4 2001 if available। तो आप दूसरा ले लीजिए SDV as on 1 4 2001, एंड आप एक काम करिए, पहले FMV और SDV 1 4 2001 इन दोनों में से विच एवर इज लोअर वाला लीजिए, और जो भी लोअर वाला आता है और कॉस्ट विच एवर इज हायर है वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे सेक्शन 48 के बहुत सारे प्रोवाइजो है, और इसमें फर्स्ट प्रोवाइजो ये बोलता है कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट ने इंडियन कंपनी का शेयर खरीदा है या डिबेंचर खरीदा है, और उसने अगर मान लो वो जो शेयर डिबेंचर खरीदा है वो फॉरेन करेंसी में खरीदा है, कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में खरीदा है, तो उसका जो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन है वो हम इंडियन करेंसी में नहीं करेंगे। मींस रुपीज में कैपिटल गेन का कैलकुलेशन नहीं होगा, यहां पे कैपिटल गेन का कैलकुलेशन आपकी फॉरेन करेंसी में होगा जो इनिशियली यूटिलाइज की थी, और उसके बाद उस कैपिटल गेन को हम रिकन्वर्ट करेंगे इनटू द इंडियन करेंसी, और फिर जो कैपिटल गेन आता है उस पे आपको टैक्स पे करना है। लेकिन गाइस दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ द नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी। दूसरी चीज, उन्होंने क्या खरीदा है, शेयर और डिबेंचर ऑफ द इंडियन कंपनी खरीदा है, और तीसरा वो फॉरेन करेंसी में खरीदा है। लेकिन सर कैपिटल गेन का कन्वर्जन वगैरह कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है ना, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को कन्वर्ट करेंगे इनटू द फॉरेन करेंसी बाय अप्लाइंग एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। एवरेज रेट का मतलब होता है टीटीबीआर प्लस टीटीएसआर डिवाइड बाय 2। टीटीबीआर में टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टीटीएसआर में टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट डिवाइड बाय 2 करोगे ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो वो एवरेज रेट आएगी, और उससे आपको फॉरेन करेंसी में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को लेके जाना है। ट्रांसफर एक्सपेंसेस है उसको भी आपको फॉरेन करेंसी में लेके जाना पड़ेगा एज पर द एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। एवरेज रेट का मतलब वही टीटीबीआर प्लस टीटीएसआर डिवाइड बाय 2, और उसके बाद में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आपको कन्वर्ट करना है इनटू द फॉरेन करेंसी बाय अप्लाइंग एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन की डेट की एवरेज रेट से आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कन्वर्ट करना है। जो भी कैपिटल गेन आएगा वो कैपिटल गेन को वापस से रिकन्वर्ट करना है इनटू द इंडियन करेंसी बाय अप्लाइंग टीटीबीआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। यहां पे एक बेनिफिट दिया गया है, टीटीबीआर जो कम वाली रेट है, कम वाली रेट से आपको इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, टीटीबीआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, और जो भी कैपिटल गेन आएगा वो कैपिटल गेन पे आपको टैक्स इंडिया में भरना है। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, यहां पे कुछ बेनिफिट दिया है तो कुछ बेनिफिट लिया भी है। इस पर्टिकुलर केस में आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब इवन वो शेयर और डिबेंचर आपके लॉन्ग टर्म है तो भी आपको इंडेक्स का बेनिफिट है वो यहां पे नहीं मिलेगा, और आई कैन से दैट द सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 इज नॉट एप्लीकेबल। ये तुम्हारा फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 है, उसके बाद सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 है, वो तुम्हारा इंडेक्सेशन वाला हुआ। अब एक बात समझना, थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 ये बोलता है कि भैया अगर सेक्शन 112 लगता है, 112 में क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट 10% इन एक्सेस ऑफ द 1 लाख रुपीज। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो 112 में टैक्सेबल हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में ना तो फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट मिलेगा और ना ही सेकंड प्रोवाइजो का बेनिफिट मिलेगा, ऐसा आपको थर्ड प्रोवाइजो बोलता है। तो थर्ड प्रोवाइजो क्या बोलता है कि अगर कोई भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है जो 112 में टैक्सेबल हो रहा है, तो यहां पे बेटा ना तो वो नॉन रेजिडेंट का कन्वर्जन होगा और ना ही आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो आज की डेट में अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के लिस्टेड शेयर वगैरह खरीदते हैं और उसमें 112 लग रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में बेटा ये फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 है एज वेल एज द सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद एक फोर्थ प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 ये बोलता है कि अगर कोई भी डिबेंचर और बॉन्ड्स है उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज डिबेंचर और बॉन्ड्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसके लिए उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा उसमें दो एक्सेप्शन है, एक तो अगर आपका कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स है तो वहां पे इंडेक्सेशन मिलेगा, और दूसरा तुम्हारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, जो आरबीआई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड करती है उस पर्टिकुलर केस में आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक चीज समझना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई ना, वो अगर आप मैच्योरिटी तक हेल्ड करते हो तो उसका मैच्योरिटी टैक्स फ्री है एज पर द सेक्शन 47 इन केस ऑफ द इंडिविजुअल। तो
इंडिविजुअल एसएससी और अगर वो मैच्योरिटी तक उसको हेल्ड कर लेता है तो उसका मैच्योरिटी ऐसे भी टैक्स फ्री हो जाता है। तो यहां पे मैंने क्या बताया हुआ है कि देखिए अगर कोई इंडिविजुअल है वो क्या करता है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी तक हेल्ड करता है तो ऐसे भी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैच्योरिटी से पहले ट्रांसफर कर देता है तो कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन वहां पे आपको इंडेक्स का बेनिफिट भी मिलेगा। बट इन केस ऑफ एनी अदर एसएससी बेटा, अगर वो ट्रांसफर करता है या मैच्योरिटी तक हेल्ड करता है तो भी यहां पे कैपिटल गेन लगेगा और यहां इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, देखिए डिबेंचर और बॉन्ड्स के केस में कभी भी आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, बट देयर आर टू एक्सेप्शनल केसेस, वन इज द कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स एंड सेकंड इज द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई। उसके बाद में फिफ्थ प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 ये बोलता है कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है या फॉरेन कंपनी है, और वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने क्या किया है कि अगर किसी इंडियन कंपनी का रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स खरीदा है, इंडियन कंपनी का रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स खरीदता है और उस रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स का अगर मैच्योरिटी होता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मींस रिडम्पशन हो रहा है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी के टाइम पे क्या हुआ कि इंडिया का अगर रूपी एप्रिशिएट हो गया और इंडिया के रूपी एप्रिशिएशन की वजह से अगर कोई गेन आ रहा है तो उस गेन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, मींस वो गेन जो है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होगा, नॉट मोर इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। उसके बाद में सिक्स प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 है वो अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे, और एक सेवेंथ प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 है वो क्या बोलता है कि जो भी ये एसटीटी होता है ना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये आपको कैपिटल गेन में अलाउ नहीं होता। कैपिटल गेन में अलाउ नहीं होता इसका मतलब ये हुआ कि एसटीटी आपने अगर सेल के टाइम पे किया है तो वो तुम्हारा ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा, लेकिन एसटीटी आपने परचेस के टाइम पे किया है तो वो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं आएगा। तो इन सिंपल वर्ड मैं बता दूं कि अगर सिक्योरिटी आपकी कैपिटल असेट है और एसटीटी आपने पे किया तो एसटीटी इज नॉट अलाउड इन द कैपिटल गेन। इफ यू पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ दैट सिक्योरिटी देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज योर ट्रांसफर एक्सपेंसेस। इफ यू पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट रिमेंबर दैट अगर आपका सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड है तो एसटीटी आपको पीजीबीपी में अलाउ होता है अंडर सेक्शन 36, बट यहां पे अलाउ आपको नहीं होता। उसके बाद एक सेक्शन होती है 55। 55 इज रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात की हुई है कुछ असेट की। सबसे पहले इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट में ये लोग ये बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है, गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है, ट्रेडमार्क है, ब्रांड नेम एसोसिएट विद एनी बिजनेस और प्रोफेशन है, या फिर राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस प्रोसेस एनी आर्टिकल एंड थिंग जिसको आप पेटेंट कॉपीराइट बोल सकते हैं, या राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन है, टेनेंसी राइट है, लूम आर्ट्स है, या फिर रूट परमिट है। तो यहां पे टोटल मिला के 7 इंटेंजिबल असेट के बारे में जिक्र किया हुआ है। सबसे पहला गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, दूसरा ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम, तीसरा पेटेंट कॉपीराइट, चौथा राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, लूम आर्ट्स एंड रूट परमिट। इनके केस में सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेने का, तो अगर आपकी ये एसेट सेल्फ जनरेटेड है तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल लेना है, लेकिन अगर मान लो आपने ये एसेट परचेज कर रखी है तो परचेज प्राइस आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। अगर ये सेल्फ जनरेटेड तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल हो जाएगी, बट अगर आपने ये एसेट परचेज कर रखी है तो परचेज प्राइस आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, इन एसेट्स के केस में आपको एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिकॉज आप कैसे निकाल सकते हो कि आपकी गुडविल की एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 इतनी थी, तो यहां पे आपको एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन क्या इसमें इंडेक्सेशन मिलेगा, आंसर इज यस, इंडेक्सेशन मिलेगा। अगर आपने परचेज कर रखी है ये एसेट तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, बट एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में बात करते हैं बोनस शेयर एंड सिक्योरिटी की। तो बोनस शेयर एंड सिक्योरिटी की कॉस्ट क्या होती है, तो बोनस शेयर एंड सिक्योरिटी की कॉस्ट हमेशा आपको निल लेना है। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपको बोनस शेयर या सिक्योरिटी 1/4/2001 से पहले अलॉट हुआ है, तो एक बात बताओ, 1/4/2001 से पहले अलॉट हुआ है तो उन असेट्स के लिए अपने पास ऑप्शन होता है ना एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 लेने का। तो अगर बोनस शेयर एंड सिक्योरिटी अगर आपको 1/4/2001 से पहले अलॉट हुआ है तो जो भी एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 रहेगा वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। यहां पे एक और नोट दे रखा है कि अगर मान लो 112A लगता है, ये क्या नोट है, मैं आपको एक काम करता हूं 112A के साथ में मैं आपको समझा दूंगा, बट आप अभी ये याद रखिए कि बोनस शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आपको निल लेना है, बट बोनस शेयर 1/4/2001 से पहले अलॉट हुआ है तो जो भी एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 रहेगा वो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं राइट शेयर की। तो राइट शेयर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा, अगर आपने खुद ने सब्सक्राइब कर लिया तो जितना भी आप कंपनी को पे करोगे वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। लेकिन मान लो आप राइट खुद सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप राइट किसी को रिनाउंस कर देते हो, अगर राइट है वो आपने किसी और को रिनाउंस कर दिया और उससे आपको कुछ पैसा मिला, तो जब भी आप राइट किसी और को रिनाउंस करते हो ना, ये भी आपका ट्रांसफर माना जाता है, बिकॉज इट इज अ रिलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट और इसमें आपको कैपिटल गेन लगेगा। तो मैंने मान लो किसी को राइट रिनाउंस कर दिया, तो जो भी रिनाउंसमेंट प्राइस रहेगा माइनस कॉस्ट तो नहीं आएगा, तो जो भी रिनाउंसमेंट प्राइस है वो सीधा मेरे लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा और सीधा मुझे उस पर कैपिटल गेन लग जाएगा। वाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बिकॉज राइट जिस दिन कंपनी ने मुझे ऑफर किया था और मैंने किसी को रिनाउंस किया होगा वो पीरियड कभी
कभी भी 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम रिनाउंसिंग द राइट नॉट शेयर, राइट। सो राइट का पीरियड कभी भी 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, तो यहां पे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, जो भी पर्सन मेरे से राइट खरीदेगा उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगा शेयर का, तो जितना वो कंपनी को पे करेगा एज वेल एज जितना मुझे उसने राइट के लिए पे किया उसकी टोटल कर देंगे, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द रिनाउंसी ऑफ द पर्टिकुलर शेयर। एक बात समझना, कभी भी शेयर एंड सिक्योरिटी का आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको कब से लेना है, अलॉटमेंट की डेट से लेना है। जिस दिन पे आपको शेयर और सिक्योरिटी अलॉट होता है वो अलॉटमेंट की डेट से आपको क्या करना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग लेना है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है दैट इज रिलेटेड टू द कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, नॉट मोर इंपोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, बिकॉज आज ये होता नहीं है, पहले ऑलरेडी हो चुका है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो पहले क्या था, ये बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्लियर वाज द एओपी बीओआई, और एओपी बीओआई में ये जितने भी शेयर ब्रोकर है लाइक मोतीलाल ओसवाल, इंडिया इन्फोलाइन एंड ऑल, ये लोग क्या थे, पहले मेंबर थे, और जैसे ही ये कंपनी बन गया बीएससी लिमिटेड तो ये सब लोग क्या बन गए, शेयर होल्डर बन गए। तो एक बात समझना, इन्होंने पहले मेंबरशिप कार्ड लिया था, मेंबरशिप राइट लिया था, और उसकी जगह उनको शेयर्स मिल गए, तो वो शेयर्स की कॉस्ट क्या लेंगे, शेयर्स की कॉस्ट वही लेंगे जो उनके ओरिजिनल मेंबरशिप कार्ड की कॉस्ट थी, वही उनके शेयर की कॉस्ट बन जाएगी। और उसके साथ साथ इनको ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग राइट मिला, और ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग राइट की कॉस्ट है वो आप क्या लेंगे, निल लेंगे, और इसके केस में भी आपको एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट नहीं मिलता है। बाकी वाला ये वाला पॉइंट के कोई भी एसेट 1/4/2001 से पहले वाला है तो आप उसको कॉस्ट लेना है या एफएमवी व्हिचएवर इज हायर। और मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 कैन नॉट बी मोर देन द एचडीवी एज ऑन 1/4/2001। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, एक केस लॉ आता है दैट इज द आदित्य कुमार जाजोड़िया 2018 एंड कलकत्ता हाई कोर्ट। अब यहां पे क्या हुआ कि एक बात समझना, हुआ क्या, एक एसएससी है जिसका नाम है आदित्य कुमार जाजोड़िया, उसको मान लो इनहेरिटेंस में कोई प्रॉपर्टी मिली थी, बट वो इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी मिली थी ना वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी थी, जैसे गवर्नमेंट से 99 ईयर्स की लीज पे ले रखी थी। अब गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कि आप इसको फ्री होल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको 10 लाख पे करना पड़ेगा। तो इस पर्सन ने क्या किया, इसको लीज में प्रॉपर्टी मिली, सॉरी इसको जो इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिली, उसके बाद उसने क्या किया, उसका जो टाइटल है उसके एनहांसमेंट के लिए सपोज फॉर एन एग्जांपल ही पेड द 10 लाख रुपीस, जिससे वो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड बन गई। तो क्या ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बनेगा? आंसर इज यस, इट विल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक पता है आरएम अरुणाचलम का ऐसा एक केस लॉ है, उसमें क्या हुआ था करके, ठीक है, कि अगर मान लो इनहेरिटेंस में आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है और आपके जो इनहेरिटेंस में मिली आपके एंसेस्टर ने उस पर कोई लोन क्रिएट किया हुआ है और आप उस लोन का रीपेमेंट करते हो, तो वो तुम्हारा क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनता है या नहीं? आंसर इज यस, वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बन जाता है। अब एक बात समझना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपका इन केस ऑफ द गुडविल ऑफ द बिजनेस की गुडविल एज वेल एज द पेटेंट, कॉपीराइट एंड राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसके केस में हमेशा आपको जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है ना वो आपको निल लेना है, अगर दे रखा है तो भी आपको निल लेना है। और बाकी किसी भी एसेट के केस में जो 1/4/2001 के बाद में आप इंप्रूवमेंट कराते हो वो वाला इंप्रूवमेंट आपको कंसिडर करना है। अब एक बात समझना, नॉर्मली क्या होता है, जिस ईयर में आप ट्रांसफर करते हो उसी ईयर में टैक्स लगता है, बिकॉज चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती थी, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो जिस ईयर में ट्रांसफर होता है उसी ईयर में आपको टैक्स लगता है। लेकिन बेटा इसके कुछ 4 एक्सेप्शनल केसेस है। सबसे पहला एक्सेप्शनल केस है दैट इज द 45 सबसेक्शन 2 दैट इज रिलेटेड टू द कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि जब भी आप कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो आपका ट्रांसफर तो उस ईयर में मान लिया जाएगा जिस ईयर में कन्वर्जन होता है, बिकॉज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर एज पर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 47। सो 2 क्लॉज 47 के हिसाब से कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर तो माना जाएगा, लेकिन कैपिटल गेन आपको अभी नहीं लगेगा। कैपिटल गेन आपको उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को सोल्ड करते हो, जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को सेल करते हो उस ईयर में आपको कैपिटल गेन लगेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर, एंड यहां कैपिटल गेन कन्वर्जन के ईयर में नहीं लगेगा। ट्रांसफर तो उस ईयर में मान लिया जाएगा जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ है, बट आपको कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को सेल करते हैं। लेकिन एक बात समझना सर, कैपिटल गेन को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ द कन्वर्जन। मींस कन्वर्जन की डेट पे जो भी फेयर मार्केट वैल्यू था उस कैपिटल असेट का वो ले लीजिए और माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, आपको मिल जाएगा यहां पे कैपिटल गेन। लेकिन बेटा यहां पीजीबीपी का इनकम भी होगा, तो पीजीबीपी के लिए आप सेल प्राइस ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड ले लीजिए और माइनस एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ दैट कैपिटल असेट था वो आप लेस कर दीजिए, ये आपका पीजीबीपी हो जाएगा। अब एक बात समझना, ये कैपिटल गेन एज वेल एज द पीजीबीपी ये दोनों इनकम उस ईयर में टैक्सेबल होगी जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को क्या करते हो, सेल करते हो। जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड है वो स्टॉक इन ट्रेड को सेल करते हो उसी ईयर में ये टैक्सेबल होती है। अब एक और चीज समझना, अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड प्रोपोर्शनेटली बिक जाता है,
अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड प्रोपोर्शनेटली बिक जाता है तो क्या कैपिटल गेन भी प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस। इफ स्टॉक इन ट्रेड आपका प्रोपोर्शनेटली बिका है तो जो भी कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन भी प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल होगा। जैसा कि आपको पता है क्लास में मैंने आपको सिखाया था वो एक एग्जांपल जिसमें उसके पास में एक प्लॉट होता है, उसके ऊपर 20 फ्लैट बना देते हैं, 20 में से 15 फ्लैट बिक जाते हैं तो आपका प्रोपोर्शनेट बिका था, तो अपन ने कैपिटल गेन प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल किया था इन द करंट प्रीवियस ईयर। तो आपको क्या करना है, पहले पूरा कैपिटल गेन निकाल दीजिए और जितना प्रोपोर्शन का स्टॉक इन ट्रेड बिका है उतना प्रोपोर्शन का कैपिटल गेन इस ईयर में टैक्सेबल कर दीजिए। अब एक और चीज समझना है, यहां पे एक सीबीडीटी का क्लेरिफिकेशन है। सीबीडीटी का कहना यह है कि अगर आप 54 ईसी की एग्जामेशन के लिए, आपको पता है एनएचए आरईसीएल में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, 50 लाख तक एग्जामेशन मिल जाता है। अब एक बात समझना, एनएचए आरईसीएल में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम लिमिट क्या होता है? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब यहां ट्रांसफर तो कब माना जाएगा? जब ऑलरेडी कन्वर्जन हो गया था, तो कन्वर्जन हो गया वहां से ट्रांसफर माना जाएगा। क्वेश्चन ही आता है क्या कन्वर्जन की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्ट करना पॉसिबल है? आंसर इज नो। तो यहां पे सीबीडीटी ने क्लेरिफिकेशन दिया कि फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 के लिए जब आप स्टॉक इन ट्रेड को सेल करोगे, स्टॉक इन ट्रेड को सेल किया उस डेट से आप अगर 6 मंथ के अंदर अंदर इन्वेस्ट करोगे तो चलेगा, आपको एग्जामेशन मिल जाएगा। अब एक बात समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका इसका एग्जैक्टली रिवर्स कॉन्सेप्ट, कि आप स्टॉक इन ट्रेड को अगर कैपिटल असेट में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा। तो यहां लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि जैसे ही आपका स्टॉक इन ट्रेड है और स्टॉक इन ट्रेड को आप कैपिटल असेट में कन्वर्ट करोगे, तो जिस ईयर में कैपिटल असेट में कन्वर्ट करोगे ना, उसी ईयर में आपका पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा। मींस यहां स्टॉक इन ट्रेड को आप कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो स्टॉक इन ट्रेड को जैसे ही कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया उसी ईयर में आपका पीजीबीपी का इनकम बनेगा। और पीजीबीपी का इनकम कितना बनेगा पता है? जो स्टॉक का फेयर मार्केट वैल्यू है एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, मींस जिस दिन आप उसको कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर रहे हो उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू है दैट विल बी ट्रीटेड एज योर पीजीबीपी इनकम, बिकॉज यहां पे ओपनिंग स्टॉक में ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी होगी। तो जो आपका एफएमवी रहेगा एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन वो तुम्हारा पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा। लेकिन एक बात समझ ना, फिर वो कैपिटल असेट बन गया। अब इन फ्यूचर में जब भी आप कैपिटल असेट को बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन कैपिटल असेट का कॉस्ट क्या लेंगे? जो एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन था वही तुम्हारे कैपिटल असेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। और कैपिटल असेट के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो अपन कन्वर्जन की डेट से लेंगे। देखो लास्ट वाले कंसेप्ट में क्या हो रहा था कि पीजीबीपी का इनकम एज वेल एज द कैपिटल गेन, ये दोनों कौन से ईयर में टैक्सेबल हो रहा था? जिस ईयर में स्टॉक सोल्ड हो रहा था। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे अगर स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया तो जैसे ही कन्वर्ट किया उस ईयर में पीजीबीपी टैक्सेबल हो जाएगा। और जब इन फ्यूचर में आप कैपिटल असेट को सेल करोगे उस ईयर में आपको कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने यहां पे एग्जांपल दे रखा है, आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है 45 सबसेक्शन 5, दैट इज कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट लॉ में, किसी भी लॉ में अगर कंपल्सरीली एक्वायर्ड हो जाती है तो ये ट्रांसफर माना जाएगा। लेकिन ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में ये कंपल्सरी एक्वायर्ड होती है बाय द गवर्नमेंट। बट आपको टैक्स कौन से ईयर में लगेगा पता है? जिस ईयर में आपको कंपनसेशन मिलता है। जिस ईयर में आपको कंपनसेशन मिलता है उस पर्टिकुलर ईयर में आपको टैक्स लगेगा। तो ट्रांसफर कौन से ईयर में माना जाएगा? जिस ईयर में आपका जिस ईयर में आपका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ, बट आपको टैक्स कौन से ईयर में लगेगा? जिस ईयर में आपको कंपनसेशन मिला। अब एक बात समझना, आपको जब भी इनिशियल कंपनसेशन मिलता है तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा। सबसे पहले आप ले लेंगे इनिशियल कंपनसेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, आपको यहां कैपिटल गेन लग जाएगा। लेकिन एक बात समझना, अगर मान लो कुछ टाइम के बाद आपने कोर्ट में गए और वहां एनहांस कंपनसेशन मिल गया, तो एनहांस कंपनसेशन या एडिशनल कंपनसेशन मिलता है, उस पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको एडिशनल कंपनसेशन या एनहांस कंपनसेशन मिलता है। तो जैसे एडिशनल कंपनसेशन मिला वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में वो मिलता है। माइनस कर देंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वापस तो लेस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने इनिशियल कंपनसेशन पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम लेस कर चुके हैं। तो वहां पे लेस क्या होगा? सिर्फ एक लिटिगेशन का खर्चा है, अगर लिटिगेशन का या लीगल चार्जेस कुछ लगे हैं वो आप लेस कर दीजिए और आपका यहां पे कैपिटल गेन बच जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर अगर मान लो कंपनसेशन हमको इंस्टॉलमेंट में मिला तो क्या होगा? यहां पे ध्यान देना, अगर आपको इनिशियल कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिलता है देन टोटल इनिशियल कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर इनिशियल कंपनसेशन आपको इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो टोटल इनिशियल कंपनसेशन मींस फुल इनिशियल कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। बिकॉज इनिशियल कंपनसेशन जो रहता है ना वो गवर्नमेंट प्रॉमिस कंपनसेशन रहता है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो पूरा इनिशियल कंपनसेशन आपके उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा जिस ईयर में आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपको एनहांस कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिलता है ना, देन एनहांस कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव। एज एंड व्हेन रिसीव मींस जब जब मिलेगा तब तब टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो इंस्टॉलमेंट मिलेगी उस इंस्टॉलमेंट वाले ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना,
बहुत बार क्या होता है, ये एडिशनल कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन है ना, ये कोर्ट बहुत बार इंटरिम ऑर्डर पास करके दे देती है। इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है टेम्पररी ऑर्डर, कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया और आपको अगर कोई इंटरिम ऑर्डर की वजह से कोई एनहांस कंपनसेशन मिल गया तो वो अभी टैक्सेबल नहीं होगा, दैट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज मेड। तो मैंने क्या बोला, इफ एनी एनहांस कंपनसेशन इज रिसीव्ड ड्यू टू द इंटरिम ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट देन दैट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज मेड। जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर बनेगा उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और बात समझना, होता क्या है, एक एक्ट होता है जिसका नाम है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट 2013, इतना बड़ा एक्ट का नाम है। अब उस एक्ट की एक सेक्शन होती है 96 और वो 96 सेक्शन ये बोलती है कि देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। बट इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई अमेंडमेंट किया नहीं था, तो यहां पे सीबीडीटी ने क्लेरिफिकेशन दिया और सीबीडीटी ये बोलती है कि अगर मान लो उस पर्टिकुलर एक्ट की, राइट टू फेयर कंपनसेशन वाले एक्ट की सेक्शन 96 में अगर कोई चीज फॉल करती है और उस एक्ट में अगर कोई भी टैक्स नहीं लगता है तो डोंट वरी, हम इनकम टैक्स में उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेंगे करके, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज समझना, जब भी आपको लेट कॉम्पनसेशन मिलता है ना, तो लेट कॉम्पनसेशन के केस में आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो अगर आपको लेट कॉम्पनसेशन पे इंटरेस्ट मिलता है, वो कहां टैक्सेबल होगा, दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, इसका मतलब इंटरेस्ट आपको फॉर एन एग्जांपल 2 लाख रुपीस मिला, देन ओनली 1 लाख इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। जिस ईयर में इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा उस ईयर में आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, सर एक बात बताइए, यहां कैपिटल गेन जो भी आपको इनिशियल कंपनसेशन पे जो कैपिटल गेन आता है या एनहांस कंपनसेशन पे आता है, वो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म, दैट डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट। और असेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग हमेशा कब तक लेते हैं पता है? एक्विजिशन की डेट से ट्रांसफर की डेट। ये ध्यान रखना, एक्विजिशन की डेट से ट्रांसफर की डेट। और ट्रांसफर कब हुआ? जिस ईयर में कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया। तो एक्विजिशन की डेट से ट्रांसफर की डेट, अगर ये लॉन्ग टर्म है तो जो भी कैपिटल गेन होंगे वो लॉन्ग टर्म होंगे, और भैया अगर ये शॉर्ट टर्म है तो जो भी कैपिटल गेन होंगे वो शॉर्ट टर्म होंगे। और एक और चीज समझना, इन सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड और यहां कंपल्सरी एक्विजिशन में आप इंडेक्स कौन से ईयर तक करोगे? इंडेक्स आप सिर्फ ट्रांसफर के ईयर तक करोगे। ट्रांसफर का ईयर मतलब वहां पे कन्वर्जन का ईयर और यहां पे कंपल्सरी एक्विजिशन का ईयर में जिस ईयर में ट्रांसफर होता है ना, उसी ईयर तक आपका इंडेक्स है वो इंडेक्स होगा, क्योंकि इंडेक्स तो कौन से ईयर तक करते हैं? हम ट्रांसफर के ईयर तक ही करते हैं। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि इफ ड्यू टू द डेथ ऑफ द ट्रांसफरर इफ एनहांस कंपनसेशन इज रिसीव्ड बाय एनी अदर पर्सन इन दैट केस द एनहांस कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन ऑफ सच अदर पर्सन। मान लो किसी पर्सन की डेथ हो गई और उसके बाद एनहांस कंपनसेशन किसी और पर्सन को मिलता है, तो उस पर्टिकुलर केस में एनहांस कंपनसेशन उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक सेक्शन होती है 1037 की एग्जेम्पशन, और 1037 ये बोलती है कि अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है जिनके पास में कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल असेट ही नहीं है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी जो उस इंडिविजुअल एचयूएफ या इंडिविजुअल के पेरेंट्स थे लास्ट के 2 इयर्स तक उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया था और गवर्नमेंट उसको कंपल्सरी एक्वायर्ड कर लेती है। तो देखो, इंडिविजुअल एचयूएफ 2 इयर्स तक उन्होंने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया था और गवर्नमेंट उसको कंपल्सरी एक्वायर्ड कर लेती है, और जो भी कंपनसेशन है दैट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उस पर्टिकुलर केस में बेटा कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ये कैपिटल गेन पूरा आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1037। नाउ गाइस, यहां पे एक केस लॉ है दैट इज द बालकृष्णन 2017 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इसमें क्या हुआ कि असेसी जो है वो असेसी का एक असेसी है बालकृष्णन, उसका प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर्ड कर लिया, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड था, गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर्ड कर लिया, उसको बोला कंपनसेशन आपको 20 लाख मिलेगा, बट ही वेंट फॉर द नेगोशिएशन। और आजकल क्या होता है, नेगोशिएशन होता है, नेगोशिएशन के बाद में मान लो उसका कंपनसेशन डिसाइडेड टू 50 लाख रुपीज एंड ही हैज एक्सेप्टेड दैट 50 लाख रुपीज कंपनसेशन। अब यहां पे असेसिंग ऑफिसर ये बोलता है कि सिंस देयर वाज अ नेगोशिएशन सो इट इज नॉट अ कंपल्सरी एक्विजिशन, इट इज अ वॉलंटरीली सेल। तो क्या ये वॉलंटरीली सेल माना जाएगा? आंसर इज नो, ये कंपल्सरी एक्विजिशन ही माना जाएगा और इस पर्टिकुलर केस में भी उसको 1037 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, उसको 1037 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा बिकॉज दिस इज द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो उस पर्टिकुलर केस में उसको 1037 का एग्जेम्पशन है वो मिल जाएगा। उसके बाद एक सेक्शन आती है 45 सबसेक्शन 1A। 45 सबसेक्शन 1A इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट। यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर कोई भी कैपिटल असेट है वो डिस्ट्रॉय होती है या डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होती है ड्यू टू द 4 रीजन। 4 रीजन में सबसे पहला, अगर नेचुरल कैलामिटी की वजह से,
नेचुरल कैलेमिटी का मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, या फिर राइट हो जाते हैं, या फिर एनिमी अटैक हो जाता है, या फायर एक्सप्लोजन हो जाता है। ये चार रीजन की वजह से आपकी कोई भी कैपिटल असेट अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डैमेज हो जाती है, और उसमें अगर आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, देन ये ट्रांसफर माना जाएगा और इस पर्टिकुलर केस में कैपिटल गेन लगेगा। ये ट्रांसफर माना जाएगा और इस पर्टिकुलर केस में आपको कैपिटल गेन लगेगा। और यहां पे सर ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में डिस्ट्रक्शन हुआ, बट आपको कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। मींस ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में डिस्ट्रक्शन हुआ, बट आपको इंश्योरेंस क्लेम जिस ईयर में मिलता है उस ईयर में आपको कैपिटल गेन लगेगा। सर कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप ले लीजिए। इंश्योरेंस क्लेम या तो मनी मिला या कोई दूसरा असेट मिला, तो जो भी असेट आ रहा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, माइनस जो असेट आपका डिस्ट्रॉय हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंप्रूवमेंट वगैरह ले लीजिए, आपको कैपिटल गेन यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में एक सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A, दैट इज रिलेटेड टू द जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। और इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी डाला है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 44 इन योर बुक। सो वो 44 वाला क्वेश्चन देख के जाना, क्योंकि मेरे को लगता है एग्जामिनर यहां पे आपको पूछने वाला है क्वेश्चन। तो सबसे पहले 45(5)A इज रिलेटेड टू द जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर आप किसी बिल्डर के साथ में एक अरेंजमेंट में एंटर होते हो और आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो बिल्डर को ट्रांसफर कर देते हो, और बिल्डर आपको प्रॉमिस करता है कि वो वहां पे एक प्रोजेक्ट बनाएगा और उस प्रोजेक्ट में आपको कुछ ना कुछ शेयर मिलने वाला है, उस प्रोजेक्ट में आपको कुछ ना कुछ फ्लैट या दुकानें वगैरह कुछ मिलने वाली है, शेयर मिलने वाला है, उसके साथ साथ में आपको कुछ भी मनी वगैरह भी मिल सकता है। तो अब एक बात समझना, ये सेक्शन है वो बोलती है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ है, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। और इंडिविजुअल एचयूएफ क्या करते हैं? अगर बिल्डर को उनकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, मींस पोजीशन हैंडओवर कर देते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, जिस ईयर में आप पोजीशन हैंडओवर करते हो उस ईयर में ट्रांसफर माना जाता है, कैपिटल गेन लगना चाहिए। लेकिन लॉ मेकर्स यहां पे ये बोलते हैं कि जिस ईयर में आप पोजीशन हैंडओवर करते हो उस ईयर में ट्रांसफर तो मान लिया जाएगा, बट कैपिटल गेन अभी नहीं लगेगा। कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का सीसी आता है। सीसी का मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का अगर सीसी आता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है, उस पर्टिकुलर ईयर में आपको कैपिटल गेन लगेगा। तो देखिए, ट्रांसफर तो इंडिविजुअल एचयूएफ का उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में उन्होंने पोजीशन हैंडेड ओवर की बिल्डर को, बट कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है। बट सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगा? तो आपका जो शेयर है उस प्रोजेक्ट में, मींस उस इंडिविजुअल एचयूएफ को जो शेयर मिल रहा है उस प्रोजेक्ट में, वो शेयर का एसडीवी कितना है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ इश्यू ऑफ द सीसी। मतलब सीसी जिस दिन इशू हुआ उस दिन का एसडीवी कितना है, वो एसडीवी ले लीजिए। और प्लस अगर आपको कोई मनी मिल रहा है, कोई पैसा मिल रहा है, तो वो मनी आप ऐड कर दीजिए करके, ठीक है, मनी आप ऐड कर दीजिए। बट कैपिटल गेन उसी ईयर में लगेगा जिस ईयर में ये सीसी मिल रहा है। बट ट्रांसफर कौन से ईयर में माना जाएगा? जिस ईयर में आपने पोजीशन हैंडओवर किया उस ईयर में आपका ट्रांसफर माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप इन फ्यूचर में जो आपको शेयर मिला था वो आप इन फ्यूचर में बेच देते हो तो कैपिटल गेन लगेगा। आंसर इज यस। बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगा? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना गया था, मींस जो एसडीवी था एज ऑन द डेट ऑफ सीसी, वो एसडीवी ही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। वो एसडीवी है, वो एसडीवी आपका क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो यहां पे मैंने ये चारों जो सेक्शन है वो चारों सेक्शन के बारे में यहां पे समरी दे रखी है। और देखिए, तो यहां पे मैंने ये बताया हुआ है कि ट्रांसफर का ईयर कौन सा माना जाएगा और कैपिटल गेन कौन से ईयर में लगेगा। तो यहां पे चार एक्सेप्शनल केसेस थे जो कि सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के थे। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन का ईयर ट्रांसफर का ईयर माना जाएगा, लेकिन कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में स्टॉक सोल्ड करते हो। कंपल्सरी एक्विजिशन में कंपल्सरी एक्विजिशन का ईयर ट्रांसफर का ईयर माना जाएगा, और जिस ईयर में आपको कंपनसेशन मिलता है उस ईयर में टैक्स लगेगा। डिस्ट्रक्शन के केस में डिस्ट्रक्शन का ईयर ट्रांसफर का ईयर माना जाएगा, और जिस ईयर में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है उस ईयर में टैक्स लगेगा। और जेडीए के केस में, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केस में, जिस ईयर में आप पोजीशन हैंडओवर करते हो उस ईयर में ट्रांसफर का ईयर माना जाएगा, लेकिन आपको कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है। Yes people, now next concept we are going to start with the partnership firm। जब भी पार्टनर को कोई असेट ट्रांसफर करता है या पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को असेट ट्रांसफर करता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा। तो अभी मेरे को नेक्स्ट 15 मिनट्स है ना, आपका 100% अटेंशन यहां पे चाहिए, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे को लगता है एग्जाम में आएगा और एग्जाम में आने वाला है। और मैंने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बना रखा है इसके लिए, और वही क्वेश्चन, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट 10 मिनट्स तक जब भी मैं कोई भी डिस्कस
डिस्कशन करने वाला हूं, उस डिस्कशन में जहां जहां पे भी मैं पार्टनरशिप फर्म का नाम लूं, जहां जहां मैं बोलूं पार्टनरशिप फर्म, इट मींस इट इंक्लूड एओपी बीओआई ऑल्सो, ये एओपी बीओआई पे भी कॉन्सेप्ट लगेगा। और जहां जहां पे मैं पार्टनर वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये एओपी बीओआई के मेंबर के लिए भी है। तो जहां जहां पे मैं पार्टनरशिप फर्म वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब एओपी बीओआई भी है, और जहां जहां पे मैं पार्टनर वर्ड यूज कर रहा हूं, उसका मतलब मेंबर भी है। तो सबसे पहली चीज, एक सेक्शन होती है 45 सबसेक्शन 3। 45 सबसेक्शन 3 ये बोलती है कि अगर कोई भी पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म में असेट लेके जाता है एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन या अदरवाइज, तो उस पार्टनर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि पार्टनर का राइट है वो उस पर्टिकुलर असेट में एक्सटिंग्विश हो जाएगा, वो पार्टनरशिप फर्म में असेट चली जाएगी, तो उस पर्टिकुलर केस में पार्टनर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि पार्टनर के हाथ में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? तो पार्टनर के हाथ में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रहेगा, दैट इज अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म जिस वैल्यू पे उस बुक्स को रिकॉर्ड करेगी, मींस जिस वैल्यू पे पार्टनरशिप फर्म है वो एंट्री करेगी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एंट्री कौन सी एंट्री होगी? अकाउंटिंग एंट्री, दैट इज द असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। तो जिस वैल्यू पे एंट्री करेगी वही वाला वैल्यू जो है वो पार्टनर के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा और पार्टनर को टैक्स लग जाएगा। अब एक बात समझना, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को असेट ट्रांसफर करती है तो क्या होगा? एंड दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एज वेल एज एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक सेक्शन होती है 9B। 9B क्या बोलती है पता है? कि अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म का या तो डिसोल्यूशन हो जाता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, किसी भी पार्टनरशिप फर्म का या तो डिसोल्यूशन हो जाता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, और डिसोल्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन पे अगर पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनर को कोई भी कैपिटल असेट ट्रांसफर करता है या फिर स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करता है, तो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में ये डीम टू बी ट्रांसफर माना जाएगा और पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल गेन में या पीजीबीपी में या फिर दोनों में टैक्स लगेगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, डिसोल्यूशन का मतलब आप समझते हो जैसे बिजनेस बंद हो जाता है, डिसॉल्व हो जाती है पार्टनरशिप फर्म, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। लेकिन सर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब या तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर एंटर करता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है लेकिन एटलीस्ट एक पुराना पार्टनर कंटिन्यू करता है। मींस या तो कोई पार्टनर एंटर होता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है, एटलीस्ट वन पुराना पार्टनर है वो कंटिन्यू करता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। या फिर ऑल पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं बट उनका रेस्पेक्टिव पीएसआर चेंज हो जाता है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये तुम्हारा रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। तो एक बात समझना, अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ और रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ और पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, अपने पार्टनर को कैपिटल असेट ट्रांसफर किया या स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर किया, कैपिटल असेट ट्रांसफर किया या स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर किया, तो ये डीम टू बी ट्रांसफर माना जाएगा इन हैंड्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल गेन में या पीजीबीपी में या फिर दोनों में टैक्स लग जाएगा। लेकिन सर कैपिटल गेन कौन से ईयर में लगेगा? जिस ईयर में ऑब्वियसली असेट पार्टनर को रिसीव होती है, तो पार्टनर को जब असेट रिसीव हो रही है उस ईयर में कैपिटल गेन या पीजीबीपी का इनकम पार्टनरशिप फर्म को लगेगा। लेकिन सर क्वेश्चन ये आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? तो यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जिस डेट को वो पार्टनर को असेट मिलती है उस डेट पे फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, कैपिटल गेन के लिए कैपिटल असेट की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, और स्टॉक इन ट्रेड के लिए स्टॉक की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, एज ऑन डेट ऑन विच इट इज रिसीव्ड बाय द पार्टनर, दैट विल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पार्टनरशिप फर्म। और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? ऑब्वियसली कैपिटल असेट की कॉस्ट, जो भी कैपिटल असेट की कॉस्ट रही होगी पार्टनरशिप फर्म के लिए वो रहेगी, और स्टॉक की कॉस्ट है वो स्टॉक की कॉस्ट जो भी पार्टनरशिप फर्म के लिए रही होगी वो रहेगी, और यहां पे पीजीबीपी एज वेल एज कैपिटल गेन में इनकम में टैक्स लग सकता है इन हैंड्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अगेन आई एम रिपीटिंग, एक सेक्शन होती है 9B, और 9B ये बोलती है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उसका डिसोल्यूशन होता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, एंड डिसोल्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन पे वो पार्टनर को क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो कैपिटल असेट ट्रांसफर कर रहे हैं या स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर कर रहे हैं। कैपिटल असेट ट्रांसफर कर रहे हैं तो कैपिटल गेन लगेगा पार्टनरशिप फर्म को, स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर कर रहे हैं तो पीजीबीपी में इनकम जाएगा पार्टनरशिप फर्म के हाथ में। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या रहेगा? एफएमवी एज ऑन डेट ऑन विच इट इज रिसीव्ड बाय द पार्टनर, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा, और यहां कैपिटल गेन या पीजीबीपी का इनकम किसके हाथ में आ जाएगा? पार्टनरशिप फर्म के हाथ में आ जाएगा। तो एक सिंपल वर्ड में मैं ऐसा बोलूं कि अगर ये कैपिटल असेट या स्टॉक इन ट्रेड अगर आप आउटसाइडर को ट्रांसफर करते तो भी तो यही होता, आउटसाइडर को ट्रांसफर करते तो कैपिटल गेन के, कैपिटल असेट के केस में कैपिटल गेन होता, स्टॉक इन ट्रेड के केस में पीजीबीपी में इनकम जाती, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वही एफएमवी पे आप सेल करते तो एफएमवी लेते नॉर्मली करके, ठीक है। तो ये अगर आप आउटसाइडर को करते तो भी ऐसा ही होता, और अगर आप पार्टनर को कर रहे हो तो भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन एक चीज समझना, एक इंटरेस्टिंग सेक्शन इसके बाद आती है, दैट इज द 45 सबसेक्शन 4। एंड 45(4) इज अ इंटरेस्टिंग सेक्शन। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है,
सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में ऊपर वाली जो सेक्शन 9B थी दैट वाज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द डिसोल्यूशन एज वेल एज द रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये सेक्शन बोलती है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को उसका कैपिटल अकाउंट सेटल करेगी। ऑब्वियसली जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में पार्टनरशिप फर्म पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो सेटल करेगी। और सेटल करने के लिए अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को जो मनी दे रही है या कैपिटल असेट दे रही है और वो मनी और कैपिटल असेट जो दे रही है वो पार्टनर के कैपिटल बैलेंस से अगर ज्यादा है तो जितना भी एक्सेस रहेगा वो एक्सेस पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन माना जाएगा और पार्टनरशिप फर्म को उस पे कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। वापस से समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस कोई पार्टनर एडमिट होता है, कोई पार्टनर रिटायर होता है, पीएसआर चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे अगर वो पार्टनर को कोई भी मनी दे रहे हैं, यहां पे ये सेक्शन मनी की बात कर रही है या कैपिटल असेट दे रहे हैं या दोनों दे रहे हैं, फर्म दे रहे, और वो जो मनी दे रहे या कैपिटल असेट दे रहे उसकी जो वैल्यू है वो पार्टनर के कैपिटल से ज्यादा है, पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस है उससे ज्यादा है, तो भैया जो भी एक्सेस वाला पार्ट है वो एक्सेस वाला पार्ट आपका कैपिटल गेन बन जाएगा। ये गाइस कब होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इस एग्जांपल से आप इजीली समझ पाएंगे करके, ठीक है। जैसे मान लो एक तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म है और ये पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट में 3 पार्टनर है ए बी सी और तीनों का जो कैपिटल बैलेंस है वो 10 लाख है, फर्स्ट का, सेकंड वाले का 5 लाख, तीसरे वाले का 2 लाख। और इधर कुछ लाइबिलिटीज है एज वेल एज इधर कुछ असेट्स है। असेट्स में बहुत सारी असेट है लाइक लैंड वगैरह, बहुत सारी असेट है। और मान लो यहां असेट्स की वैल्यू टोटल 50 लाख है। अब एक बात बताओ, जब भी कोई पार्टनर रिटायर वगैरह होता है तो फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे सी रिटायर हो रहा है, तो सी रिटायर जब हो रहा है तो सी ऐसा थोड़ी बोलेगा मुझे सिर्फ 2 लाख देके भेज दो, ऐसा थोड़ी वो बोलेगा सी के मुझे ओनली 2 लाख रुपीस मेरा जो कैपिटल बैलेंस है उतना दे दो, ऐसा नहीं होता ना। आपको पता है रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होता है कि जो भी असेट्स होती है फर्म की उसका रीवैल्यूएशन होता है, जो फर्म की असेट्स होती है उसका रीवैल्यूएशन होता है, एज वेल एज गुडविल की वैल्यू भी निकालते हैं। यहां पे जो भी तुम्हारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड असेट्स वगैरह है, उसकी रीवैल्यूएशन होगा और रीवैल्यूएशन में उसका जो हिस्सा होगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना हिस्सा लेके जाएगा और अपना हिस्सा जब लेके जाएगा तो उस पर्टिकुलर केस में आप समझिए उसके कैपिटल बैलेंस से ज्यादा मिल रहा है ना उसको, उसका जो कैपिटल बैलेंस है वो तो बुक वैल्यू पे रहेगा, तो उस पर्टिकुलर केस में वो कैपिटल बैलेंस से जितना ज्यादा मिल रहा है ना वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में यहां कैपिटल गेन माना जाएगा और यहां पे पार्टनरशिप फर्म को टैक्स भरना पड़ेगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। ये कब होगा, जब आपकी जो रिमेनिंग असेट्स है उसका रीवैल्यूएशन होगा, जो भी असेट्स है उनका रीवैल्यूएशन होगा और रीवैल्यूएशन की वजह से क्या होगा, उसको ज्यादा में सेटल करना पड़ेगा। लॉजिकली सोचिए ना यार, आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, 10 साल से पार्टनरशिप फर्म चली आ रही है, उसके पास में असेट वगैरह है, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल बैलेंस शीट में लैंड पड़ी है, बैलेंस शीट में और भी असेट्स पड़ी है, तो आपका क्या कैपिटल बैलेंस है उतना लेके आप निकल जाओगे? आंसर इज नो। आप क्या बोलोगे, जो भी असेट्स है उसका रीवैल्यूएशन करिए और रीवैल्यूएशन करने के बाद जो मेरा रीवैल्यूएशन में मेरा हिस्सा है उतना मुझे देके भेजिए ना, उतना मुझे देके भेजिए। तो भैया उस केस में क्या होगा, उसको जो कैश देंगे या उसको कोई कैपिटल असेट से उसका अकाउंट सेटल करेंगे तो वो उसकी कैपिटल से ज्यादा है, तो जितना भी ज्यादा वाला रहेगा वो कैपिटल गेन माना जाएगा। यहां पे एक बात बताओ, कैपिटल गेन कैपिटल असेट पे नहीं लग रहा है बेसिकली, यहां पे आपको क्या हो रहा है, मनी मिल रही है पार्टनर को एज वेल एज उसको कोई कैपिटल असेट मिल रहा है और वो उसके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा रहेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म को इस पे कैपिटल गेन भरना पड़ेगा। ये कब होगा, जितनी रिमेनिंग असेट्स है उनका रीवैल्यूएशन होगा और रीवैल्यूएशन का हिस्सा है वो आपको मिल रहा है। अब एक चीज समझना यहां पे, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, नॉर्मली हो क्या रहा है पता है कि यहां पे जो बैलेंस असेट बची है ना पार्टनरशिप फर्म के पास, वो बैलेंस असेट का रीवैल्यूएशन हुआ और रीवैल्यूएशन में जो उसका हिस्सा था उस पे कैपिटल गेन अभी लग रहा है, बट अभी तक ये रियलाइज तो हुआ ही नहीं है, ये रियलाइज हुआ ही नहीं क्योंकि जो असेट का रीवैल्यूएशन हो रहा है वो सेल करेंगे तब वो कैपिटल गेन रियलाइज होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहां पे लॉ मेकर्स निर्मला सीतारमण जी बोलती है कि अभी आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एक बात समझना, यहां पे क्या होता है, कैपिटल गेन कैसे लगेगा तो समझने की कोशिश करना। 45(4) एक बार वापस से रिवाइज करा रहा हूं। ये सेक्शन ये बोलती है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पहली चीज सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, और किसी भी पार्टनर को मनी या कैपिटल असेट दिया जाता है या दोनों दिया जाता
जाता है, और भैया वो उसके कैपिटल बैलेंस से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा वाला रहेगा ना वो कैपिटल गेन माना जाएगा पार्टनरशिप फर्म के हाथ में। तो देखिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में सबसे पहले ले लीजिए वैल्यू ऑफ मनी एज ऑन डेट ऑफ रिसिप्ट बाय द पार्टनर, एफएमवी ऑफ कैपिटल असेट एज ऑन डेट ऑफ रिसिप्ट बाय द पार्टनर, और माइनस कर दीजिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे पार्टनर का कैपिटल बैलेंस कितना है, उससे ज्यादा जितना भी मिला उतना पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन लग जाएगा। लेकिन एक बात समझना, अल्टीमेटली ये अगर आप लॉजिकली सोचने जाओगे तो ये कैपिटल गेन क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि रिमेनिंग असेट से उनका रीवैल्यूएशन हुआ होगा और वो रीवैल्यूएशन का हिस्सा इस पार्टनर को देके भेज रहे हैं, इसके लिए कैपिटल गेन हुआ है। तो यहां पे जो ये कैपिटल गेन है ना, ये कैपिटल गेन क्या होगा, जितनी असेट रिमेनिंग असेट रीवैल्यूड हुई है, जितनी रिमेनिंग असेट है जो रीवैल्यूड हुई है उसमें इस कैपिटल गेन को एट्रीब्यूट किया जाएगा, इसमें इस कैपिटल गेन को एट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे कि फ्यूचर में आप ये रिमेनिंग असेट बेचोगे तो रिमेनिंग असेट्स पे जब भी कैपिटल गेन फ्यूचर में लगेगा तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम जैसे आप कॉस्ट लेस करते हो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करते हो, वैसे ही ये एट्रीब्यूटेबल कैपिटल गेन है वो भी लेस होगा करके, ठीक है। तो ये जो कैपिटल गेन आएगा यहां पे सेक्शन 45(4) में, ये कैपिटल गेन आपका एट्रीब्यूट किया जाएगा टू द रिमेनिंग कैपिटल असेट जो कि रीवैल्यूड हुई है। जो रिमेनिंग कैपिटल असेट है जो रीवैल्यूड हुई है उसमें ये एट्रीब्यूट किया जाएगा। और एट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, जितनी असेट रीवैल्यूड हुई है उसमें रीवैल्यूएशन कितना हुआ है, मतलब अपर रीवैल्यूएशन कितना हुआ है, उस अपर रीवैल्यूएशन के रेशियो में क्या होगा, ये कैपिटल गेन है वो उन असेट्स में एट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली आप लॉजिकली सोचिए, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, आप रिटायर हो रहे हो किसी भी पार्टनरशिप फर्म से, तो आप क्या कराओगे, बाकी असेट को रीवैल्यू कराओगे, और असेट को रीवैल्यू करा के आप अपना हिस्सा लेके चले जाओगे, तो आपका हिस्सा आप लेके गए तो उस पे कैपिटल गेन लग गया, बट कैपिटल गेन लग गया, यहां कैपिटल गेन टैक्स भर देंगे, बट दिस कैपिटल गेन विल बी एट्रीब्यूटेबल टू द रिमेनिंग असेट जो कि रीवैल्यू हुई है, उसमें इसको एट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, सर ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म आएगा या शॉर्ट टर्म आएगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो कैपिटल गेन है वो एट्रीब्यूट कौन सी असेट पे हो रहा है, जो रिमेनिंग असेट्स है उस पे एट्रीब्यूट होगा जो रीवैल्यूड हुई है। ये एट्रीब्यूट किस पे हो रहा है, अगर ये एट्रीब्यूट हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट पे करके, ठीक है, तो उस पे लॉन्ग, ये जो कैपिटल गेन है ये लॉन्ग टर्म होगा। लेकिन ये वाला कैपिटल गेन अगर एट्रीब्यूट हो रहा है किसी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट पे, तो हम ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और अगर ये एट्रीब्यूट हो रहा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल पे, तो ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म होगा। और अगर ये एट्रीब्यूट हो रहा है डेप्रिशिएबल असेट पे, तो ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म होगा। तो मैंने क्या बोला, देखिए ये जो कैपिटल गेन है आपको देखना पड़ेगा ये एट्रीब्यूट किस पे हो रहा है। एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि ये कौन सी असेट्स पे एट्रीब्यूट हो रहा है कैपिटल गेन। तो अगर मान लो ये एट्रीब्यूट हो रहा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट पे हो रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर ये शॉर्ट टर्म पे हो रहा है तो शॉर्ट टर्म होगा। अगर ये डेप्रिशिएबल असेट पे हो रहा है तो शॉर्ट टर्म होगा। अगर मान लो ये हो रहा है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल वगैरह पे हो रहा है, तो ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं, देखो एट्रीब्यूशन के रूल्स मैंने दे रखे हैं, बट एट्रीब्यूशन तभी होगा जब आपकी कोई रिमेनिंग असेट्स है वो रीवैल्यूड हुई है। अगर रिमेनिंग असेट रीवैल्यूड ही नहीं हुए तो एट्रीब्यूशन का कोई सवाल आता ही नहीं है। एक और चीज समझना, अगर मान लो पार्टनर को जो मिल रहा है वो उसके कैपिटल बैलेंस से कम मिल रहा है, अगर उसके कैपिटल बैलेंस से कम मिल रहा है करके, ठीक है, तो भैया यहां नेगेटिव आ जाएगा, और जब नेगेटिव आता है तो यहां पे आपको नील लेने का है। और एक चीज समझना, जो एट्रीब्यूटेबल कैपिटल गेन होता है ना, वो जब फ्यूचर में आप वो असेट को बेचोगे तो एट्रीब्यूटेबल कैपिटल गेन है वो क्या होगा, आपकी कॉस्ट जैसे लेस करते हो ना वैसे आपको लेस करने को मिलेगा। सो इन फ्यूचर व्हेनेवर यू विल ट्रांसफर दैट रिमेनिंग असेट्स, सो व्हाटएवर एट्रीब्यूटेबल कैपिटल गेन है वो आपके कॉस्ट जैसे ही लेस होगा और आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट हो जाएगा। यहां पे बेटा मैंने एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल दे रखा है, ये मिस्टर प्रेम वाला जो एग्जांपल है, और इसमें मैंने काफी सिचुएशन बना के दे रखी है अलग अलग, 1 2 3 4 5 एग्जांपल्स दे रखे हैं इसी में, इसमें आपका सब क्लियर हो जाएगा। यहां पे एक चीज चेंज कर देना, जो लैंड एट चंडीगढ़ गिवन टू द प्रेम है ना, वहां पे 18 लाख लिखा हुआ है, उसकी जगह 18.45 लाख आना चाहिए। 18 लाख लिखा हुआ है उसकी जगह 18.45 लाख आना चाहिए। दिस इज ओनली वन चेंज, और आप इस क्वेश्चन को अब ढंग से करोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे 9b का इंप्लीकेशन आएगा। और हमेशा ध्यान रखना पहले 9b लेना है। अगर देखो अगर डिसोल्यूशन हुआ तो सिर्फ 9b लगेगा, 45(4) नहीं लगेगा, लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो पहले 9b को लगाइए, और 9b के हिसाब से पहले कैपिटल गेन निकाल दीजिए या पीजीबीपी का इनकम, और भैया उससे अकाउंटिंग प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में उनका कैपिटल बैलेंस कितना हुआ वो देखना है। उसके बाद में आप 45(4) का इंप्लीकेशन है वो आपको करना है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने काफी अच्छे एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रखा है। उसके बाद बात करते हैं एक नेक्स्ट सेक्शन 45 सबसेक्शन 2A, दैट इज रिलेटेड टू द डीमैट सिक्योरिटी।
अगर कोई भी सिक्योरिटी है वो डीमैट फॉर्म में है, तो एक बात बताओ वहां पे कैसे पता चलेगा कौन से शेयर बिके हैं? तो वहां पे आपको फीफो मेथड फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले डीमैट में आया था वो पहले बाहर जाएगा, फीफो मेथड है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन फीफो मेथड आपको कैसे फॉलो करना पड़ेगा, परचेज की डेट वाइज या डीमैट की डेट वाइज? राइट आंसर इज डीमैट की डेट वाइज। जो डीमैट में पहले आया था वो डीमैट से पहले बाहर जाएगा, जो डीमैट में पहले आया था वो डीमैट से पहले बाहर जाएगा। उसके बाद एक सेक्शन आती है 50C। 50C ये बोलती है कि अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि कैपिटल असेट है, उसको अगर आप ट्रांसफर करते हो और आपका उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है, मींस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वही तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। मैंने क्या बोला, एसडीवी मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, देन एसडीवी विल बी ट्रीटेड एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अगर आप एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं हो और आपको लगता है एसडीवी इज मोर देन मार्केट वैल्यू, तो आपका केस है वो वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है असेसिंग ऑफिसर। अगर आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर किया और वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू अगर बढ़ा दी जो कि एसडीवी से ज्यादा है, तो वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू है वो आप इग्नोर कर दीजिए। बट वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू अगर कम कर दी जो कि एसडीवी से कम है, तो उस पर्टिकुलर केस में वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू है वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, सर एक बात बताइए, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एसडीवी की बात कर रहे हो, एसडीवी कौन सी डेट की लेनी है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की लेनी है या डेट ऑफ अग्रीमेंट की लेनी है? तो देखो नॉर्मली एसडीवी जो है वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की डेट की लेते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की डेट पे ही एसडीवी जो है, स्टैंप ड्यूटी कब भरते हैं, रजिस्ट्रेशन की डेट पे, तो अपन रजिस्ट्रेशन की डेट की एसडीवी लेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग है और डेट ऑफ अग्रीमेंट तक आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल गया हो, मींस इफ यू हैव रिसीव्ड एनी कंसिडरेशन इवन 1 रुपया, अगर कुछ ना कुछ पैसा मिल गया हो अप टू द डेट ऑफ अग्रीमेंट बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से, तो आप डेट ऑफ अग्रीमेंट के डेट का एसडीवी ले सकते हो। तो देखो नॉर्मली क्या बोला मैंने, नॉर्मली तो रजिस्ट्रेशन की डेट का लेना है, बट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग अलग है, और अग्रीमेंट की डेट तक आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल गया हो बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, देन आप अग्रीमेंट की डेट की एसडीवी है वो आप ले सकते हैं। लेकिन यहां पे एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब में कौन कौन से है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आईएमपीएस, भीम यूपीआई, क्यूआर कोड एंड योर एनईएफटी एंड आरटीजीएस एंड आईएमपीएस एंड नेट बैंकिंग। तो कुल मिला के मैं बताऊं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी एंड भीम यूपीआई, क्यूआर कोड, उससे अगर आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल गया हो तो उस पर्टिकुलर केस में आप एसडीवी है वो अग्रीमेंट की डेट तक ले सकते हो, इन मोड या फिर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट। उसके बाद एक सेक्शन होती है दैट इज द सेक्शन 50CA। 50CA बोलती है कि अगर आप किसी भी अनलिस्टेड कंपनी अनकोटेड शेयर ट्रांसफर करते हो, अगर आप किसी कंपनी के अनकोटेड शेयर ट्रांसफर कर रहे हो और वो एफएमवी से कम पे कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर केस में जो एफएमवी अगर आपके सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो एफएमवी विल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, मैंने इस कंपनी के शेयर है, इसकी जो वैल्यू है वो मान लो 1000 रुपीज है और मैं किसी को 200 रुपीज में ट्रांसफर कर देता हूं, तो यहां पे 200 में मैंने सेल किया है बट एफएमवी 1000 है, तो 1000 विल बी ट्रीटेड एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन एक बात समझना, ये सेक्शन नहीं लगेगी अगर मान लो कोई भी कंपनी ऐसी है जो कि आपके एनसीएलटी में चली गई है, मींस उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उन्होंने हटा दिया है गवर्नमेंट ने। एक सेक्शन होती है 241 242 इन द कंपनीज एक्ट 2013, उसके हिसाब से मिसमैनेजमेंट हो जाता है और भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिप्लेस कर दिया जाता है और नए डायरेक्टर अपॉइंट करती है गवर्नमेंट करके, ठीक है। तो अगर ऐसी कंपनी हुआ तो उस कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी या उसकी सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। उसके बाद एक सेक्शन होती है 50D। 50D ये बोलती है कि अगर आपने कोई असेट ट्रांसफर की लेकिन उसका कंसिडरेशन असर्टेनेबल ही नहीं है, मींस उसका जो कंसिडरेशन आपको मिल रहा है वो डिटरमिनेबल नहीं है, असर्टेनेबल नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो असेट आपकी ट्रांसफर हो रही है ना, उसी का फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। जैसे मैंने बोला कि मैं आपके घर पे आके खाना खाने वाला हूं जिंदगी भर और मैंने आपको कोई असेट ट्रांसफर कर दी, तो मैं खाना खाने वाला हूं, सो हियर लाइक खाना खा रहा हूं, दैट इज द कंसिडरेशन, बट खाने की वैल्यू असर्टेनेबल नहीं है, कंसिडरेशन इज नॉट असर्टेनेबल और डिटरमिनेबल। तो उस पर्टिकुलर केस में जो असेट मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। एक सेक्शन होती है 51। 51 ये बोलती है कि एडवांस मनी और टोकन मनी आप फोरफिट कर देते हो तो क्या होगा। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि अगर एडवांस मनी फोरफिट आपने 1/4/2014 से पहले किया होगा, बीजेपी का सरकार आने से पहले 1/4/2014 से पहले किया हुआ है, तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस होगा। मींस जब भी आप असेट को ट्रांसफर करोगे आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस होगा, बट बिफोर इंडेक्सेशन, इंडेक्स करने से पहले 1/4/2014 से पहले
पहले का एडवांस मनी फॉरफिट है वो आप कॉस्ट में से लेस कर दीजिए। लेकिन अगर मान लो कॉस्ट की जगह आप एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 ले रहे हैं तो आप एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 से लेस कर दीजिए। अगर डेप्रीशिएबल असेट है तो डब्ल्यूडीवी ले रहे हैं तो डब्ल्यूडीवी में से आप लेस कर दीजिए। लेकिन यहां पे एक और चीज समझना, एडवांस मनी फॉरफिटेड ओनली बाय द प्रेजेंट ओनर है तो ही लेस होगा। अगर कोई प्रीवियस ओनर ने एडवांस मनी फॉरफिट कर दिया है तो वो लेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एडवांस मनी फॉरफिट आप करते हो ऑन और आफ्टर 1/4/2014, 1/4/2014 के बाद आप फॉरफिट करते हो तो सीधा ही आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दीजिए, सीधा आईएफओएस में ले जाइए इन द ईयर ऑफ द फॉरफीचर। जिस ईयर में आप फॉरफिट करेंगे उस ईयर में वो सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाइए अंडर सेक्शन 56(2)(9). उसके बाद एक सेक्शन आती है स्लम सेल, एंड वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, इससे रिलेटेड भी मुझे लगता है एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला स्लम सेल। स्लम सेल का मतलब होता है किसी भी अंडरटेकिंग को आप बेच देते हो, किसी भी सेगमेंट को बेच देते हो, किसी भी यूनिट को बेच देते हो, किसी भी बिजनेस को बेच देते हो फॉर अ लमसम कंसिडरेशन विदाउट असाइनिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल असेट एंड लायबिलिटीज। मींस इंडिविजुअल असेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू असर्टेन नहीं होती है और आप पूरे बिजनेस को बेच देते हो, पूरे सेगमेंट को बेच देते हो फॉर अ लमसम कंसिडरेशन, तो उसको अपन बोलेंगे स्लम सेल। अब एक बात समझना, जब भी स्लम सेल होता है तो उस पर्टिकुलर केस में आप एक काम करिए, जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हो ना, जो सेगमेंट आप बेच रहे हो उसको आप एक सिंगल असेट मान के और आप कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन सर कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए अपन एफएमवी निकालेंगे एज पर रूल नंबर 11 यूएई। ये एफएमवी कैसे निकालते हैं अभी अपन सीखेंगे। माइनस कर दीजिए ट्रांसफर एक्सपेंसेस, आपको मिल जाएगा नेट कंसिडरेशन। माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस अंडरटेकिंग का, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आपको लेना पड़ेगा नेटवर्थ। जो अंडरटेकिंग आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसका आप नेटवर्थ निकालिए। लेकिन नेटवर्थ कैसे निकालेंगे? तो नेटवर्थ के लिए सिंपल सी चीज है, असेट माइनस लायबिलिटी करिए। बट असेट के लिए दो तरह की असेट होती है, एक होती है डेप्रीशिएबल असेट, एक होती है नॉन डेप्रीशिएबल असेट। डेप्रीशिएबल असेट के लिए आप ले लीजिए डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डब्ल्यूडीवी लीजिए डेप्रीशिएबल असेट के लिए। और नॉन डेप्रीशिएबल असेट के लिए आप ले लीजिए बुक वैल्यू, और इसमें से आप लायबिलिटीज जो है वो लेस करेंगे। बट लायबिलिटीज लेस किस पे करेंगे? बुक वैल्यू पे। लायबिलिटीज आप लेस करेंगे बुक वैल्यू पे, जो भी बचेगा दैट इज द नेटवर्थ। तो देखो नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले जो भी बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट लीजिए और बैलेंस शीट में से असेट माइनस लायबिलिटीज। असेट में जो डेप्रीशिएबल असेट दिखती है, जैसे आपका बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर है करके, ठीक है, इनटेंजिबल असेट्स है, वो तुम्हारी क्या होती है? डेप्रीशिएबल असेट्स। तो डेप्रीशिएबल असेट के लिए डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स लॉ, नॉट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एज पर इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से डब्ल्यूडीवी ले लीजिए। अदर असेट जैसे डेटर्स है, उसके बाद में स्टॉक इन ट्रेड है करके, ठीक है, बैंक बैलेंस है, कैश बैलेंस है, उसके लिए बुक वैल्यू लीजिए और लायबिलिटीज को आप बुक वैल्यू पे लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा नेटवर्थ। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे नेटवर्थ कैलकुलेट करते टाइम ना आप रीवैल्यूएशन को इग्नोर करेंगे। जैसे रीवैल्यूएशन के इफेक्ट को आपको इग्नोर करना है, इसका मतलब यह हुआ लोग क्या करेंगे, नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए असेट को अपर रीवैल्यू कर देंगे, और अपर रीवैल्यू करेंगे, जितना रीवैल्यू ज्यादा करेंगे उतना नेटवर्थ ज्यादा होगा, नेटवर्थ जितना ज्यादा होगा कैपिटल गेन उतना ही कम आएगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, रीवैल्यूएशन कर रखा है तो उसको हटाना है। जैसे आपको एग्जाम में ऐसा दे रखा होगा कि एक लैंड है जो 100 लाख में खरीदी हुई थी और उसको आपने रीवैल्यू 500 लाख पे किया है, तो आपको यहां पे 100 लाख ही लेना है व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेटवर्थ। एक और चीज समझना, ये नेटवर्थ आपको यहां पे पुट करना है और भैया आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, इस नेटवर्थ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन सिंपल वर्ड मैं बता दूं, सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 इज नॉट एप्लीकेबल। बट सर ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म, दैट डिपेंड्स ऑन योर अंडरटेकिंग। कि ये अंडरटेकिंग आपने अगर 3 साल से ज्यादा होल्ड की थी, जो आपने अंडरटेकिंग बेच रहे हो वो 3 साल से ज्यादा होल्ड की थी तो लॉन्ग टर्म होगा, और अगर 3 साल नहीं हुआ है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर 3 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे जब भी आपका स्लम सेल होता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आपका पीजीबीपी में इनकम नहीं जाएगा। इवन स्टॉक इन ट्रेड है, वो स्टॉक इन ट्रेड भी तो नेटवर्थ का पार्ट होगा, तो भी आपका कैपिटल गेन ही लगेगा। एक और चीज समझना, अगर कोई भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू आपको निल लेनी है। नेटवर्थ कैलकुलेशन के लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू आपको निल लेनी है। एक और चीज समझना, अगर कोई असेट है जिसपे आपने 35 एडी में डिडक्शन ले लिया है, 35 एडी का मतलब होता है वो कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड ऑल। अगर आपने 35 एडी में डिडक्शन ले लिया है तो उस पर्टिकुलर असेट की वैल्यू आपको निल लेनी है व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेटवर्थ। नेटवर्थ कैलकुलेट करते टाइम उसकी वैल्यू आपको निल लेनी है करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर एक बात बताइए, यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे आएगा? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में मैं आपको बोल रहा हूं एफएमवी लेना है। एफएमवी का मतलब क्या? तो इसके लिए एक रूल बनाया गया और उस रूल को बोलते हैं 11 यूएई रूल करके, ठीक है। और ये 11 यूएई रूल क्या बोलता है कि आपको
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है FMV1 एंड FMV2 विच एवर इज हायर। और ये FMV1 FMV2 कौन सी डेट को निकालना है? जिस दिन आपने ट्रांसफर किया, मैं जिस दिन ट्रांसफर की डेट है उस ट्रांसफर की डेट को लेना है। FMV1 और FMV2 विच एवर इज हायर दैट विल बी ट्रीटेड एज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बट सर एक बात बताइए, FMV1 क्या है? बड़ा सिंपल है, मेरी तरफ देखिए। FMV1 का मतलब जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हो ना, जो आपकी अंडरटेकिंग आप बेच रहे हो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए, दैट इज FMV1। FMV1 मतलब जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए, फेयर मार्केट वैल्यू, दैट इज FMV1। और FMV2 मींस जो कंसिडरेशन आपको मिल रहा है, बिकॉज मनी के साथ साथ कभी कभी हो सकता है दूसरी कंपनी के शेयर मिल गए, आपको बिटकॉइन मिल गया करके, ठीक है, कोई प्लॉट मिल गया, तो जो आपको मिल रहा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए, दैट इज द FMV2 विच एवर इज हायर लीजिए। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लेना है? FMV1 और FMV2 विच एवर इज हायर। FMV1 मतलब जो अंडरटेकिंग आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए। FMV2 मींस जो आपको कंसिडरेशन मिल रहा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए। अब अपन सबसे पहले FMV1 के बारे में बात करते हैं। FMV1 का मतलब होता है कि जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हैं ना उसका पहले बैलेंस शीट ले लीजिए और उस बैलेंस शीट में FMV निकाल दीजिए। और यहां पे इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, दैट इज आप एक काम करिए, A+B+C+D और -L करिए करके, ठीक है। A+B+C+D और -L। सर इसका मतलब क्या है? ये बड़ा ही सिंपल है करके, ठीक है। ए का मतलब सबसे पहले आप असेट्स ले लीजिए, ए का मतलब असेट। बट असेट में एक चीज ध्यान रखना, आप 10 असेट को छोड़ दीजिए। सर कौन कौन सी 10 असेट को हम छोड़ दे? अब 10 असेट को छोड़ दीजिए, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने क्या बोला? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनको आप छोड़ दीजिए। ये जो आर्टिस्टिक वर्क्स है, शेयर सिक्योरिटी है एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि उनको अपन लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू पे। बाकी सब असेट को आपको लेना है बुक वैल्यू पे। जैसे स्टॉक इन ट्रेड है, आप ले लीजिए बुक वैल्यू करके, ठीक है। उसके साथ में अगर मान लो आपका डेटर्स है, आप ले लीजिए बुक वैल्यू। तो आप एक काम करिए, जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हैं ना उस अंडरटेकिंग की पहले बैलेंस शीट को पकड़िए। बैलेंस शीट में सबसे पहले लीजिए ए का मतलब आप असेट्स की बुक वैल्यू लेनी है, लेकिन 10 असेट को आप छोड़ दीजिए। कौन कौन सी 10 असेट को आपको छोड़ना है? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनको आप छोड़ दीजिए। बाकी जितनी भी असेट है उसकी आप बुक वैल्यू ले लीजिए ऑल असेट की। लेकिन एक चीज समझना, असेट में आपको कभी भी जो TDS TCS एडवांस टैक्स है वो आपको नहीं लेना। TDS TCS एडवांस टैक्स में जो इनकम टैक्स पे किया हुआ है, जो आप असेट साइड में होगा वो तुम्हारी असेट नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए। एज वेल एज द अनअमोर्टाइज अमाउंट ऑफ द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अनअमोर्टाइज अमाउंट ऑफ द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको आप छोड़ दीजिए। ये दो तुम्हारी असेट नहीं है, बाकी सब असेट की आप बुक वैल्यू लीजिए। अब एक और चीज समझना, सर आपने जो वहां छुड़वाया था कौन कौन सा? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनका क्या करना है? तो देखो बड़ा सिंपल है कि जो तुम्हारा ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स है एंड तुम्हारा शेयर एंड सिक्योरिटी है, उन सब का आप ले लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू, दैट इज ओपन मार्केट वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू। तो बी का मतलब क्या है? ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क का फेयर मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू। एंड गाइस सी का मतलब शेयर एंड सिक्योरिटी का फेयर मार्केट वैल्यू। वो कैसे निकालते हैं? 11 यूए रूल के हिसाब से निकालते हैं, आपको एग्जाम में दे रखा होगा, आपको एग्जाम में दे रखा होगा फेयर मार्केट वैल्यू। तो ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट करके, ठीक है, इनका ले लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू। एंड शेयर एंड सिक्योरिटी का भी ले लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू। और डी का मतलब आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका ले लीजिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो मैंने क्या बोला? देखो सबसे पहले आप ले लीजिए बैलेंस शीट, जो अंडरटेकिंग बेच रहे हैं उस बैलेंस शीट की फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है। कैसे? सबसे पहले असेट्स साइड में जाइए और असेट साइड में आप 10 असेट को छोड़ दीजिए। कौन सी? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनको छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो बाकी जितनी भी असेट्स है उसकी बुक वैल्यू ले लीजिए। ये जो असेट्स है इसमें देखिए शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क का फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लीजिए। अब आप आ जाइए लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में जितनी भी लाइबिलिटी है ना उनका आपको बुक वैल्यू लेना है। लाइबिलिटी साइड में जितनी भी लाइबिलिटीज है उनका आपको बुक वैल्यू लेना है। क्या लेना है? बुक वैल्यू लेना है। लेकिन आपको कौन कौन सी लाइबिलिटी कवर नहीं करनी है? एक तो आपको पेड अप इक्विटी शेयर नहीं लेना है, इक्विटी शेयर इज नॉट अ लाइबिलिटी। लेकिन यहां पे अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो लाइबिलिटी होगा, हां, बिकॉज यहां पे इन्होंने बोला है कि इक्विटी शेयर कैपिटल इज नॉट अ लाइबिलिटी। उसके बाद में अगर मान लो कोई भी आपका डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर वाला, जो कि लाइबिलिटी साइड में बता रखा है, वो आपकी लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये ट्रांसफर की डेट से पहले पहले एजीएम में आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो वो तुम्हारी लाइबिलिटी बन जाएगी।
इस वैल्यूएशन डेट से पहले पहले अगर एजीएम में आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है तो वो लाइबिलिटी बन जाएगा, अदरवाइज वो तुम्हारा लाइबिलिटी नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो तुम्हारा लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ देना है। लेकिन अगर डेप्रीशिएशन रिजर्व है तो वो तुम्हारा लाइबिलिटी है। डेप्रीशिएशन रिजर्व को लाइबिलिटी में लोगे, बाकी किसी भी रिजर्व एंड सरप्लस को आपको नहीं लेना है। प्रोविजन फॉर टैक्स आपकी लाइबिलिटी नहीं है, नहीं लेना है। प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटी या प्रोविजन फॉर द कंटीजेंट लाइबिलिटी है वो तुम्हारे लाइबिलिटी में नहीं आएगा। तो देखो लाइबिलिटी जितनी भी है उसको बुक वैल्यू पे ले लो, बट इक्विटी शेयर को नहीं लेना है, डिविडेंड को नहीं लेना है। उसके बाद में एनी रिजर्व एंड सरप्लस को आपको नहीं लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्स को नहीं लेना है, कंटीजेंट लाइबिलिटी अनसर्टेन लाइबिलिटीज को आपको नहीं लेना है। और आपका जो भी ये ABCD माइनस L करोगे ये आपका FMV1 हो जाएगा। FMV2 का मतलब होता है कि आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। देखो इसमें आपको लेना है EFGH इज वेरी सिंपल। सबसे पहले मॉनेटरी जो पैसा मिला, कैश मिला, मॉनेटरी पैसा मिला, तो वो आ गया E। उसके बाद में अगर मान लो आपको कोई असेट मिली और जिसका वैल्यूएशन रूल्स ऑलरेडी दे रखे हैं इनकम टैक्स में, जैसे मान लो शेयर्स मिले, आपको कोई ज्वेलरी मिली, उसका वैल्यूएशन रूल्स दे रखे, उसके हिसाब से आप फेयर मार्केट वैल्यू निकाल दीजिए, दैट इज द एफ। जी का मतलब कोई ऐसी असेट मिली जिसका वैल्यूएशन रूल्स है ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको बिटकॉइन मिला, अब बिटकॉइन को कौन सी वैल्यू पे वैल्यू करना है, उसका वैल्यूएशन रूल नहीं है, उसका भी फेयर मार्केट वैल्यू लेना है। बट उसके लिए आप एक काम करिए कि वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर का आप रिपोर्ट ले लीजिए। तो ऐसी असेट जिसका वैल्यूएशन रूल्स अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं है उसके लिए आप ओपन मार्केट प्राइस लीजिए, दैट इज द फेयर मार्केट वैल्यू लीजिए, और आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिपोर्ट ले लीजिए। और एच का मतलब अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला तो उसकी आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लीजिए। तो बड़ा सिंपल है। देखो आपको जो कंसिडरेशन मिल रहा है, मॉनेटरी कंसिडरेशन मिला, उसका मॉनेटरी वैल्यू ले लीजिए। उसके बाद कोई ऐसी असेट्स मिली जिसके वैल्यूएशन रूल्स ऑलरेडी दे रखे फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए, फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए। नॉर्मल अगर कोई ऐसी असेट मिली जिसका वैल्यूएशन रूल्स अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रजिस्टर्ड वैल्यू से वैल्यूएशन रिपोर्ट ले लीजिए। और इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला तो उसका आप एसडीबी ले लीजिए, दैट इज द FMV2। और FMV1 FMV2 में से whichever इज हायर रहेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहां पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, एज वेल एज द कंपाइलर में आप जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 19 है, ये 3 क्वेश्चन है, वो आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद में एक सेक्शन आती है 47 इज रिलेटेड टू सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर नहीं माने जाते और इनके केस में कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सर कौन कौन से ट्रांजैक्शन? सबसे पहला, अगर कोई HUF का पार्टीशन हो जाता है और पार्टीशन पे असेट्स है वो मेंबर में बांटी जाती है, ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। या फिर आप कोई भी असेट है किसी को गिफ्ट में दे देते हो, विल में दे देते हो, इररिवोकेबल ट्रांसफर में देते हो, इट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। मींस गिफ्ट विल कर दिया, ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर आपको कोई ईसॉप में शेयर मिला था या स्वेट इक्विटी में कोई शेयर मिला था और वो स्वेट इक्विटी वाला शेयर या ईसॉप वाला शेयर अगर आपने किसी को गिफ्ट दे दिया तो ट्रांसफर माना जाएगा, इसमें कैपिटल गेन लगेगा। और भैया जिस दिन आप गिफ्ट कर रहे हो ना उस दिन उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू था वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा और कैपिटल गेन लगेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, किसी को कोई भी असेट आप गिफ्ट करिए, विल में दीजिए, इररिवोकेबल ट्रांसफर करिए, ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। बट एक्सेप्शन एक है कि अगर आपका ईसॉप वाला जो शेयर था वो ईसॉप का अगर एम्प्लॉय को मिला, उसने किसी को ईसॉप वाला शेयर गिफ्ट कर दिया तो ये ट्रांसफर माना जाएगा और कैपिटल गेन लगेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ले लेंगे? FMV एज ऑन डेट ऑफ द गिफ्ट। जिस दिन आपने गिफ्ट किया उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी, दैट फेयर मार्केट वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 एंड 4 ये बोलता है कि अगर कोई भी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है, सब्सिडरी होल्डिंग को असेट ट्रांसफर करती है, तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। पहली कंडीशन, होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी का 100% शेयर होल्ड करती है, और दूसरी कंडीशन ये है कि ट्रांसफरी कंपनी आपकी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रांसफर कर दी तो होल्डिंग ने सब्सिडरी का, सब्सिडरी ने होल्डिंग को असेट ट्रांसफर किया, ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, 4 ट्रांजेक्शन ट्रांसफर नहीं माने जाते, कैपिटल गेन नहीं लगता। एक तो HUF का पार्टीशन, गिफ्ट वाला, होल्डिंग सब्सिडरी, सब्सिडरी होल्डिंग। लेकिन सर एक बात बताइए, जब आगे वाला पर्सन उस असेट को बेचेगा तो क्या होगा? तो आगे वाला पर्सन जब भी उस असेट को बेचेगा तो कैपिटल गेन लगेगा। कॉस्ट किसका लेंगे? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से? प्रीवियस ओनर से। इंडेक्सेशन भी कहां से? प्रीवियस ओनर से, एज पर द केस लॉ ऑफ द मंजुला जे शाह। मंजुला जे शाह के हिसाब से आप क्या करोगे? इंडेक्स है वो भी आपको प्रीवियस ओनर से लेना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को असेट ट्रांसफर किया, सब्सिडरी ने होल्डिंग को असेट ट्रांसफर किया, तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन गाइस यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, सेक्शन 47A, दैट इज द वायलेशन ऑफ दिस एग्जेम्पशन। और वायलेशन या विड्रॉल ऑफ दिस एग्जेम्पशन कब होगा? कि अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को ट्रांसफर किया, सब्सिडरी ने होल्डिंग को ट्रांसफर किया। अब यहां पे एक कंडीशन है कि नेक्स्ट 8 इयर्स तक, ट्रांसफर की डेट से नेक्स्ट 8 इयर्स तक ये ट्रांसफरी कंपनी उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करेगी। ये ट्रांसफरी कंपनी है उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करेगी।
एंड दूसरा कंडीशन ये है कि इनके बीच में 100% होल्डिंग सब्सिडरी का जो रिलेशनशिप है, जो दोनों के बीच में जो प्यार है 100% होल्डिंग सब्सिडरी का, वो मेंटेन होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन वायलेट हो गई तो जो ट्रांसफर कंपनी को पहले कैपिटल गेन नहीं लगा था, अब ट्रांसफर कंपनी को कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन कैपिटल गेन उसी ईयर में लगेगा जिस ईयर में ओरिजिनल ट्रांसफर हुआ था। जिस ईयर में ओरिजिनल ट्रांसफर हुआ था उस ईयर में कैपिटल गेन लग जाएगा अगर ये वायलेशन हुआ तो देखो दो कंडीशन है वायलेशन की। पहली, 100% होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप रहना चाहिए 8 इयर्स तक, और ट्रांसफरी कंपनी उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि जो पहले ट्रांसफर कंपनी को कैपिटल गेन नहीं लगा था वो अब कैपिटल गेन लगेगा, बट कौन से ईयर में? ओरिजिनल जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ था, रेट्रोस्पेक्टिवली उसका असेसमेंट चेंज हो जाएगा और यहां रेक्टिफिकेशन होगा और ट्रांसफर कंपनी को टैक्स लग जाएगा। और अगर ट्रांसफर कंपनी को टैक्स लग गया तो फिर एक बात बताओ, जब भी ट्रांसफरी कंपनी उसको फ्यूचर में बेचेगी तो कॉस्ट क्या प्रीवियस ओनर का लेगी? आंसर इज नो। जब उसको ऑलरेडी टैक्स लग चुका है तो जिस वैल्यू पे उन्होंने एक्वायर की थी ट्रांसफरी कंपनी ने, वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। अब एक और चीज समझना, ये मैं जो एग्जेम्पशन बता रहा था ना होल्डिंग सब्सिडरी वाली, ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी अगर आप किसी होल्डिंग ने सब्सिडरी को ट्रांसफर किया, सब्सिडरी ने होल्डिंग को ट्रांसफर किया और ट्रांसफर कर रहे हो वो आगे वाले के लिए एज अ स्टॉक इन ट्रेड है। अगर आगे वाले के लिए एज अ स्टॉक इन ट्रेड है तो उस पर्टिकुलर केस में ये एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में बेटा यहां पे कुछ अमलगमेशन डीमर्जर से रिलेटेड एग्जेम्पशंस दे रखी है। ये आप अमलगमेशन डीमर्जर जब अपन करेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद में एक चीज समझना, लॉ मेकर्स पॉइंट नंबर 7 में बोलते हैं कि इंडिया के बाहर अगर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को बॉन्ड्स ट्रांसफर करता है या जीडीआर ट्रांसफर करता है तो उस पर्टिकुलर केस में इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इंडिया के बाहर अगर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को बॉन्ड्स या जीडीआर ट्रांसफर करता है, ये बॉन्ड्स और जीडीआर बॉन्ड्स कौन से होते हैं? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करके, यू नो दैट ईसीसीबी बॉन्ड्स होते हैं करके, ठीक है। और जो ये बॉन्ड्स होते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग वाले करके, ठीक है, जो जैसे अदानी के वगैरह है, तो वो बॉन्ड्स अगर इंडिया के बाहर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर कर देता है या जीडीआर ट्रांसफर करता है तो उस पर्टिकुलर केस में इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगेगा। या फिर इंडिया के बाहर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ट्रांसफर करता है किसी इंडियन कंपनी के, या फिर इंडियन गवर्नमेंट की कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांसफर करता है इंडिया के बाहर, तो उस पर्टिकुलर केस में इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो कि आईएफएससी में लोकेटेड है, आईएफएससी कहां पे? गांधीनगर गुजरात में। आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर ये असेट ट्रांसफर करता है इंडिया के आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, कोई नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर कर रहा है और उसको कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में मिल रहा है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कौन कौन सी चीजें? या तो बॉन्ड जीडीआर, या फिर डेरिवेटिव्स, या फिर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी, और या फिर सच अदर सिक्योरिटी में भी नोटिफाइड, और यहां पे नोटिफाइड कर रखे हैं फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड और बुलियन डिपॉजिटरी रिसिट। अगर ये ट्रांसफर की किसी नॉन रेजिडेंट ने आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में और कंसिडरेशन उसको फॉरेन करेंसी में मिला है तो उसको इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कौन कौन सी एसेट? पहला बॉन्ड्स या जीडीआर, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ इंडियन कंपनी, या फिर यहां पे और भी कुछ नोटिफाई किया फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड और बुलियन डिपॉजिटरी रिसिट। अब एक चीज समझना, एक कन्वर्जन ऑफ एंटिटी वाला एक कॉन्सेप्ट है। ये क्या बोलता है? सक्सेशन ऑफ बिजनेस। एक बात समझना, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है और वो पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बट यहां पे कुछ कंडीशन होती है। देखो, पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता, लेकिन फर्स्ट कंडीशन ये है कि भैया ऑल असेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि ऑल पार्टनर वहां जाके शेयर होल्डर बनने चाहिए और वो शेयर होल्डर उसी रेशियो में बनने चाहिए जिस रेशियो में इधर इनका कैपिटल अकाउंट था। तो जिस रेशियो में इधर कैपिटल अकाउंट था उसी रेशियो में उधर उनको शेयर्स मिलने चाहिए। तीसरी कंडीशन, उनको वहां से सिर्फ शेयर्स मिलने चाहिए, कंपनी से और कुछ नहीं मिलना चाहिए। और चौथी कंडीशन, वो पार्टनर का उस पर्टिकुलर कंपनी में जो पीएसआर रहेगा, पार्टनर का उस पर्टिकुलर कंपनी में जो इक्विटी शेयर होल्डिंग रहेगा वो नेक्स्ट 5 इयर्स तक एटलीस्ट 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर केस में जो भी असेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होगी पार्टनरशिप फर्म से कंपनी को, ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ऐसे का ऐसा एक कंडीशन है। एक और पॉइंट आता है कि सोल प्रोप्राइटर है वो अगर कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, ऑल असेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, सोल प्रोप्राइटर को वहां से सिर्फ शेयर्स मिलने चाहिए। और तीसरी कंडीशन, वो सोल प्रोप्राइटर का उस पर्टिकुलर कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डिंग नेक्स्ट 5 इयर्स तक 50% से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज रिलेटेड टू छोटी छोटी कंपनियां जो होती है, जो अनलिस्टेड कंपनियां है, वो क्या करती है पता है? अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर देती है।
मींस छोटी छोटी कंपनियां या अनलिस्टेड कंपनियां हैं, वो क्या करती है, अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर देती है, तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बट यहां पे टोटल 7 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये, छोटी छोटी कंपनियां किस में कन्वर्ट कर रही है, एलएलपी में। पहली कंडीशन, ऑल असेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कि जितने भी शेयर होल्डर थे वो वहां जाके पार्टनर बनने चाहिए, और यहां शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न था ना, उसी रेशियो में उधर उनको कैपिटल एंड पीएसआर मिलना चाहिए। तीसरी कंडीशन, जो शेयर होल्डर है उनको उधर सिर्फ कैपिटल एंड पीएसआर मिलना चाहिए और कुछ नहीं मिलना चाहिए। चौथी कंडीशन ये है कि भैया वो शेयर होल्डर का उधर जो पीएसआर है उस एलएलपी में, वो नेक्स्ट 5 इयर्स तक 50% से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक कंडीशन ये है कि इस कंपनी का लास्ट के 3 इयर्स का टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज्यादा नहीं था। लास्ट के 3 इयर्स में किसी भी ईयर का टर्नओवर है वो 60 लाख से ज्यादा नहीं था, इसके लिए मैं बोल रहा हूं छोटी छोटी कंपनियां। एंड एक और कंडीशन कि लास्ट के 3 इयर्स में जो बैलेंस शीट के हिसाब से जो असेट की वैल्यू है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं थी। लास्ट के 3 इयर्स में किसी भी ईयर्स में बैलेंस शीट के हिसाब से असेट्स की वैल्यू है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं थी। और लास्ट कंडीशन ये है कि कन्वर्जन की डेट पे जो भी रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा बचेगा ना, वो रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा है वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, इसमें कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन एक बात समझना, अगर कुछ भी वायलेशन हो गया, अगर यहां पे कोई कंडीशन का वायलेशन हो गया, तो जो पहले ट्रांसफर को कैपिटल गेन नहीं लगा था उतना कैपिटल गेन ट्रांसफरी को लग जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर तो ऑलरेडी बंद हो गया। जैसे पार्टनरशिप फर्म कंपनी में ऑलरेडी कन्वर्ट हो गई, तो पार्टनरशिप फर्म अभी तो है नहीं, तो जितना उसको कैपिटल गेन नहीं लगा था वो है वो कंपनी को कैपिटल गेन लग जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में वायलेशन होता है। अब एक और चीज समझना, पॉइंट नंबर 9 ये बोलता है कि अगर कोई भी बॉन्ड्स है, डिबेंचर स्टॉक है या डिपॉजिट सर्टिफिकेट, उसका उसी कंपनी के शेयर या डिबेंचर में कन्वर्ट हो जाता है। मिस कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आपने सुना होगा, जो अल्टीमेटली आगे जाके शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो किसी भी कंपनी का कोई बॉन्ड्स है या फिर डिबेंचर है, डिबेंचर स्टॉक है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, वो उसी कंपनी के डिबेंचर या फिर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। देन कन्वर्जन के टाइम पे जब न्यू सिक्योरिटी मिलेगी पुरानी सिक्योरिटी के बदले, तो ये ट्रांसफर कन्वर्जन के टाइम पे नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन आगे जाके आपने जब वो शेयर या फिर डिबेंचर को बेचा तब तो कैपिटल गेन लगेगा। आंसर इज यस, बट कॉस्ट किसका लेंगे, पुराने वाले डिबेंचर का। पीरियड ऑफ होल्डिंग पुराने वाले से, इंडेक्सेशन अगर होता है तो वो भी पुराने वाले से। उसके बाद में अगर प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कन्वर्जन के टाइम पे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन जब भी फ्यूचर में आप इक्विटी शेयर बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। आंसर इज यस। कॉस्ट किसका लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर से, इंडेक्सेशन होता है तो वो भी प्रेफरेंस शेयर से आप ले लेंगे। एक और चीज समझना, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का इंडिविजुअल के केस में अगर मैच्योरिटी पे रिडेम्पशन होता है तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। स्टॉक लैंडिंग स्कीम में अगर आप मान लो किसी को शेयर उधार दे देते हो स्टॉक लैंडिंग स्कीम में और वापस से आपको शेयर मिल जाता है, तो उसमें कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एक पॉइंट ये बोलता है कि अगर कोई भी सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का मतलब होता है बीमार कंपनी, उसके नेटवर्थ से ज्यादा उसके एक्यूमुलेटेड लॉस हो जाते हैं, तो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का अगर कोई भी सिक वाले पीरियड में लैंड ट्रांसफर करती है तो उस पर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिवर्स मॉर्गेज में बैंक को ट्रांसफर कर देता है, कोई सीनियर सिटीजन है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिवर्स मॉर्गेज में अगर बैंक को ट्रांसफर कर देता है तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। और रिवर्स मॉर्गेज में जो पैसा मिलता है ना वो भी पूरा एग्जेम्प्ट है, भले वो लमसम मिला या फिर इंस्टॉलमेंट में मिला, दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट ड्यू टू सेक्शन 1043। उसके बाद में जो पॉइंट नंबर आपका 15, 16 एंड 17 है करके, ठीक है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, 18, 19 तक आपको अभी समझ में नहीं आएगा, इन फ्यूचर वाले पॉइंट्स में समझ में आएगा, फ्यूचर वाले टॉपिक्स में। उसके बाद पॉइंट नंबर 20 ये बोलता है कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड है और वो म्यूचुअल फंड की 2 स्कीम है करके, ठीक है, म्यूचुअल फंड की 2 स्कीम है और यहां पे क्या होता है, स्कीम का मर्जर हो जाता है और मान लो 2 स्कीम का कंसोलिडेशन हो जाता है, मर्जर हो जाता है और आपको पुरानी स्कीम के यूनिट के बदले नई स्कीम की यूनिट मिल जाती है, तब आपको कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मींस पुरानी स्कीम की यूनिट के बदले नई स्कीम की यूनिट्स आपको मिल गई ड्यू टू कंसोलिडेशन, तो उस टाइम पे कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बट न्यू स्कीम की यूनिट जब भी आप बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। आंसर इज यस। कॉस्ट क्या लेंगे, पुरानी वाली स्कीम के यूनिट्स की कॉस्ट। पीरियड ऑफ होल्डिंग पुरानी वाली स्कीम की यूनिट जब खरीदी थी तब से, और अगर इंडेक्सेशन होता है तो पुरानी वाली स्कीम की यूनिट जब आपने खरीदी थी तब से अपन उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग वगैरह लेंगे। अब एक चीज समझना, लेकिन यहां पे एग्जेम्पशन तभी मिलेगा आपको जब कंसोलिडेशन है ना, वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम मिलकर अगर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम बनती है या डेट ओरिएंटेड स्कीम मिलकर डेट ओरिएंटेड स्कीम बनती है तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर इक्विटी डेट मर्ज हो जाती है तो एग्जेम्पशन आपको यहां पे नहीं मिलेगा। ऐसे का ऐसे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि मान लो एक स्कीम है म्यूचुअल फंड की, उस स्कीम के अंदर बहुत सारे प्लान होते हैं जैसे ग्रोथ प्लान, डिविडेंड प्लान, और अगर मान लो वो प्लान का आपस में मर्जर हो जाता है, कंसोलिडेशन हो जाता है, मर्जर के टाइम पे पुराने प्लान के बदले आपको नए प्लान की यूनिट मिल गई तो उस टाइम पे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन नए प्लान की यूनिट जब भी आप बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। आंसर इज यस। कॉस्ट किसका लेंगे, पुराने
पुराने प्लान की यूनिट का पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से, पुराने प्लान की यूनिट से, और अगर इंडेक्सेशन होता है तो इंडेक्सेशन कहां से, पुराने प्लान की यूनिट से ले लेंगे। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे ये एग्जामिशन तभी मिलेगा जब एक ही प्लान के अंदर जो एक ही स्कीम के अंदर के प्लान मर्ज हो रहे हैं। मतलब जैसे एक स्कीम है इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, उसके अंडर के जो प्लान है वो अंदर के प्लान का मर्जर हो रहा है तो ही ये एग्जामिशन मिलेगा, अदरवाइज ये एग्जामिशन नहीं मिलेगा। अब एक चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो या साइड पॉकेटिंग। ये क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि ऐसे जो डेट म्यूचुअल फंड होते हैं ना, डेट म्यूचुअल फंड में मान लो बेड डेट्स हो जाता है, तो बेड डेट्स हो जाता है। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक मान लो कंपनी है, उस कंपनी के पास में टोटल, म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसके पास में टोटल असेट है वो मान लो 1 करोड़ की है, टोटल असेट है वो 1 करोड़ की है, और इनकी जो यूनिट है वो 1 लाख यूनिट है टोटल। तो मैं अगर बताऊं म्यूचुअल फंड की एनएवी निकालनी है, नेट एसेट वैल्यू, तो वो कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। 100 है वो एनएवी आ जाएगी, तो एनएवी कितनी आ जाएगी, यहां पे 100 आ जाएगी। अब एक बात समझना, हुआ क्या कि इस म्यूचुअल फंड के केस में कुछ ऐसे 10 लाख की असेट थी, जो वो 10 लाख की असेट मान लो ऐसे किसी जगह डाली हुई है, ठीक है, जिसमें मान लो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाल दी, और उसकी वजह से मान लो ये जो 10 लाख की असेट है वो बैड असेट हो गई। तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती थी, पहले सीधा 90 लाख करके डिवाइड बाय 1 लाख और एनएवी कर देती थी 90 का। अब से भी बोलती है ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो भी बैड असेट होती है, जो टेंटेड असेट होती है, उसके लिए आप एक सेपरेट पोर्टफोलियो बना दो, दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। तो यहां पे क्या होगा अभी कि यहां पे 10 लाख का एक अलग पोर्टफोलियो बनेगा और 90 लाख का एक अलग पोर्टफोलियो बनेगा, और 90 लाख का जो पोर्टफोलियो रहेगा उसको बोला जाएगा मेन पोर्टफोलियो करके, ठीक है। तो 90 लाख डिवाइड बाय 1 लाख यूनिट, तो 90 एनएवी आ जाएगी। और एक बात समझना, जो 10 लाख अलग किया जाएगा वो 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख और 10 रुपीज एक अलग एनएवी आ जाएगी, एक किसकी, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो या साइड पॉकेटिंग की। अब एक बात समझना, मैंने अगर कोई यूनिट है वो पहले खरीदी थी फॉर एन एग्जांपल 20 रुपीज में, अब 20 रुपीज में पहले मैंने खरीदी थी, मेरी कॉस्ट थी, अब उसमें मेरे पास अब 2 यूनिट हो गए, एक मेन पोर्टफोलियो की और एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की। तो इन फ्यूचर में अगर मान लो मैं मेन पोर्टफोलियो की यूनिट को बेचूंगा तो मेरी कॉस्ट क्या 20 रुपीज लूंगा, आंसर इज नो। मेरी कॉस्ट है वो प्रोपोर्शनेट लेनी पड़ेगी। प्रोपोर्शनेट कैसे लेनी पड़ेगी, तो देखो 20 रुपीज मेरी कॉस्ट थी, मल्टीप्लाई बाय जिस दिन ये सेग्रीगेशन हुआ उस दिन मेन पोर्टफोलियो की एनएवी कितनी थी, मेन पोर्टफोलियो की एनएवी 90 थी, तो 90 डिवाइड बाय टोटल पोर्टफोलियो कितना था 100, तो यहां पे 90%, इसका मतलब मेरे मेन पोर्टफोलियो की यूनिट की कॉस्ट अब 18 बच जाएगी और सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के यूनिट की कॉस्ट है वो 2 रुपीज बच जाएगी करके, ठीक है। तो इन फ्यूचर में अगर सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो से मुझे कुछ रिकवरी होती है तो वहां कॉस्ट 2 रुपीज रहेगी, और मेन पोर्टफोलियो की यूनिट अगर मैं बेचता हूं तो वहां पे कॉस्ट मेरी है वो 18 रहेगी। दिस इज द concept of segregated portfolio. नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 वाली सीरीज। एक बात समझना, सबसे पहले सेक्शन 54 क्या बोलती है। पहली चीज तो सेक्शन 54 इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एचयूएफ। आपको करना क्या है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है और उससे आपको 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया एक्वायर करना है। कितने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ओनली 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया है वो आप एक्वायर करना है, तो आपको यहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे कैपिटल गेन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तभी एग्जेम्पशन मिलेगी, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। मैंने क्या बोला, नया प्रॉपर्टी क्या खरीदना है, 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, बट गाइस यहां पे एक एक्सेप्शन है कि जो पुराना रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर किया उस पे अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज अप टू 2 करोड़ है, अप टू 2 करोड़ है, तो इसमें आप 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन ये बेनिफिट ओनली वंस इन द लाइफ टाइम ले सकते हैं, लाइफ टाइम में एक बार ही ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो 2 खरीदने वाला बेनिफिट आपको एक बार ही मिलेगा, बाकी 1 to 1 वाला जो है वो आप कितनी भी बार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, यहां पे जो नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपको एक्वायर करना है वो कब तक करना है, तो यहां पे टाइम लिमिट रहेगा -1 +2 +3 मींस -1 ईयर और +2 इयर्स में आपको क्या करना है, परचेज करना है, और +3 इयर्स में आपको कंस्ट्रक्ट करना है। So in simple word I can say that new house property should be purchased either within 1 year before the date of transfer or purchased within 2 years after the date of transfer or constructed within 3 years after the date of transfer और construction complete होना चाहिए, तभी यहां पे एग्जामिशन मिलेगा। अब एक और चीज समझना सर, एक बात समझना, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा सर, टाइम लिमिट तो 2 साल 3 साल का लंबा टाइम लिमिट है, तो आप एक काम करिए, जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है ना, वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपको क्या करना पड़ेगा, वो पैसा सीजीएस में जमा कराना पड़ेगा, या फिर आपको हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेना है तभी आपको एग्जामिशन मिलेगा। सीजीएस का मतलब कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, अगर आपने सीजीएस में जमा कराया तो उस पैसे से आपको सिर्फ एंड सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लिए उसको यूज करना है, किसी और पर्पस के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। अब यहां पे एग्जामिशन कितना मिलेगा, जो भी आपका कैपिटल गेन का अमाउंट है या कॉस्ट ऑफ न्यू असेट या डिपॉजिट अमाउंट व्हिचएवर इज लोअर है, उतने का आपको एग्जामिशन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, जो नया हाउस प्रॉपर्टी आपने एक्वायर किया है, दैट हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ट्रांसफर विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। जो नया हाउस प्रॉपर्टी आपने एक्वायर किया उसको अगले 3 साल तक आप ट्रांसफर नहीं कर
सकते। अगर आपने कर दिया ट्रांसफर तो उसमें क्या होगा, पहले जितना आपने एग्जेम्पशन लिया था ना, वो एग्जेम्पशन का अमाउंट जो न्यू हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट थी उस कॉस्ट में से लेस हो जाएगा और भैया रिमेनिंग कॉस्ट ही आपको मिलेगी और कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा न्यू हाउस प्रॉपर्टी पे। तो देखो मैंने क्या बोला, न्यू हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ट्रांसफर विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। इफ इट इज ट्रांसफर विद इन 3 years, then whatever exemption claim earlier that will be reduced while calculating capital gain on new house property and it will be reduced from cost of acquisition of the new house property. You got my point or not? Yes. Next section 54B, बड़ी सिंपल सी सेक्शन है कि अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है, उसके पास में कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर कर देता है और वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड उसने या उसके पेरेंट्स ने एटलीस्ट 2 years के लिए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया था, तो यहां पे जो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर उसी पैसे से उसने कोई भी अर्बन या रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो एक्वायर किया विद इन 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो ट्रांसफर की डेट से विद इन 2 years अगर उसने एक्वायर किया तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बाकी पॉइंट सेम एज इट इज जो 54 में अपन ने डिस्कस किए वैसे के वैसे। उसके बाद में एक और सेक्शन आती है दैट इज द 54D करके। 54B के बाद 54D। 54D है ना वो ऑल एसएससी के लिए। यहां पे क्या होता है कि अगर आपकी कोई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है उसका कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है और इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है और आप क्या करते हो विद इन द 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ compulsory acquisition या date of receipt of compensation, here it will be applicable from the date of receipt of compensation। मतलब जब आपको compensation मिला उससे 3 years के अंदर अंदर आप कोई दूसरा इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर कर लेते हो तो आपको जो भी कैपिटल गेन हुआ है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देखो दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग आपका कंपल्सरी एक्वायर्ड हुआ है जो कि 2 years तक आपने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया था और कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ उस डेट से 3 years के अंदर अंदर आपने दूसरा इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है वो आपने एक्वायर कर लिया, तो यहां पे आपको एग्जेम्पशन है वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बाकी पॉइंट सेम एज इट इज 54 के जैसे के जैसे। उसके बाद एक सेक्शन आती है 54EC। 54EC इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एसएससी। ये सेक्शन बोलती है कि अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, और यहां इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड बिल्डिंग या बोथ, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो जिसपे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, आप एक काम करिए उससे आप एनएचआई, आरईसीएल, पीएफसीएल या आईआरएफसीएल के बॉन्ड खरीद लीजिए। एनएचआई का मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आरईसीएल मींस रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीएफसीएल मींस पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अगर आप बॉन्ड्स खरीदते हैं विद इन द 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर की डेट से विद इन 6 month अगर आप इनके बॉन्ड्स खरीदते हैं जो कि 5 years के बाद रिडीमेबल है, मींस एटलीस्ट 5 years के बाद रिडीमेबल है, वो बॉन्ड्स खरीदते हैं तो आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पे एग्जेम्पशन आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 50 लाख का। 50 लाख से ज्यादा का एग्जेम्पशन एक साल में नहीं मिलेगा। मींस यहां पे 6 महीने, ट्रांसफर की डेट से 6 महीने में जितने भी आप बॉन्ड्स खरीदेंगे यहां मैक्सिमम एग्जेम्पशन है वो आपको 50 लाख का मिलेगा करिए। ठीक है, अब एक और चीज समझना, जो आपने बॉन्ड्स खरीदे ना उस बॉन्ड्स के सामने आप कोई लोन नहीं ले सकते। मींस इट शुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द मनी। अगर आपने उसको मॉर्गेज रख के कहीं पे लोन ले लिया या बॉन्ड्स ट्रांसफर कर दिया तो जितना आपने एग्जेम्पशन लिया था वो विड्रॉ हो जाएगा और वापस से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा जिस ईयर में आपने उसको कन्वर्ट इनटू मनी किया उस ईयर में करके। ठीक है, अब एक और चीज समझना, बट यहाँ पे 5 year का रेस्ट्रिक्शन है, 5 year का लॉक इन पीरियड लगेगा। 5 years तक आप किसी को मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते या 5 years में इसके सामने लोन नहीं ले सकते, इसको ट्रांसफर वगैरह नहीं कर सकते। अब एक सेक्शन होती है दैट इज द 54F करके, लास्ट सेक्शन करके, उसके बाद जी और जी और है। 54F क्या बोलती है, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एचयूएफ। आप कुछ भी ट्रांसफर करिए, मींस आप एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर करिए, कुछ भी ट्रांसफर करिए अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और आपको खरीदना क्या है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदना है, तो आप कुछ भी ट्रांसफर करिए उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। आपने को खरीदना है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। टाइम लिमिट क्या रहेगा, -1 +2 +3 का आपके यहाँ टाइम लिमिट रहेगा। बट यहाँ कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा बताए, एग्जेम्पशन का कुछ नया तरीका है यहाँ पे, प्रोपोर्शनेट बेसिस एग्जेम्पशन। कैसे कि अगर मान लो आपका जो नेट कंसिडरेशन पूरा यूटिलाइज कर दिया, फुल्ली यूटिलाइज, देन कैपिटल गेन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। बट नेट कंसिडरेशन अगर मान लो आपने हाउस प्रॉपर्टी खरीदने में, 1 हाउस प्रॉपर्टी आपको खरीदना है यहाँ पे, अगर आपने प्रोपोर्शनेटली यूटिलाइज किया तो यहाँ पे कैपिटल गेन भी प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। कैसे, कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। कैसे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय लाइक कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन, प्रोपोर्शनेटली यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा करके। ठीक है, लेकिन एक चीज समझना, यहां पे कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि ये 54F का एग्जेम्पशन आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास में एक से ज्यादा एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। मींस एग्जिस्टिंग में आपके पास 0 है तो आप ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग में आपके पास 1 है तो आप ले सकते हैं, बट आपके पास ऑलरेडी 2 घर है तो ये बेनिफिट आप नहीं ले सकते। और न्यू प्रॉपर्टी कितना खरीद सकते हैं, सिर्फ 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया है वो आप एक्वायर कर सकते हैं। एक और चीज समझना, अगर आपने ये एग्जेम्पशन ले लिया तो उसके बाद में अगर मान लो आपने ये एग्जेम्पशन ले लिया तो ट्रांसफर की डेट से +2 years एंड +3 years में और कोई भी हाउस प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी आप परचेज या कंस्ट्रक्ट है वो आप नहीं कर सकते है करके, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पे बहुत सारे केस लॉज है, और ये केस लॉज कौन कौन से हैं। सबसे पहले सैयद अली आदिल का केस लॉ। इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, देखो 54 ऐप में आप वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही खरीद सकते हैं। अब आपने क्या किया, दो फ्लैट खरीदे जो आजू बाजू में थे, और उसको दीवार तोड़ के और आपने एक ही घर बना दिया, तो क्या इसको एक ही घर माना जाएगा या दो माना जाएगा? राइट आंसर इज ये एक ही घर माना जाएगा और आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, एक गुरनाम सिंह का केस लो, उसमें क्या हुआ कि आपने जो नया हाउस प्रॉपर्टी खरीदा, वो नया हाउस प्रॉपर्टी में आपका भाई या आपकी मदर को ओनर है, तो क्या उस पर, और आपने पूरा पैसा लगाया, तो क्या पूरा एग्जामेशन आप ले सकते हो या फिर आप आधा ही एग्जामेशन ले पाओगे? राइट आंसर इज पूरा एग्जामेशन आप ले सकते हो, भले वो नया वाला हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें जो है वो आपकी मदर या आपका ब्रदर या कोई को और को ओनर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज समझना, एक कमल वाहल का केस लो, उसमें क्या होता है कि नया हाउस प्रॉपर्टी आप एक्सक्लूसिवली अपनी वाइफ के नाम पे खरीद लेते हो, पूरा ही अपनी वाइफ के नाम पे खरीद लेते हो, तो भी क्या एग्जामेशन मिल जाएगा? आंसर इज यस, आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बारे में बोला हुआ है, किसी थर्ड पार्टी के नाम पे खरीदते हो एक्सक्लूसिवली तो आपको एग्जामेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद में एक और सेक्शन आती है, दैट इज द 54G। 54G क्या बोलती है? ऑल एसएससी के लिए है, मींस एनी पर्सन के लिए है। आप भले आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई भी होता है, आप क्या करते हो कि आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जो कि अर्बन एरिया में है, और वहां पे आप लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी बेचते हो, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी बेचते हो, और आप रूरल एरिया में लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो, तो जो भी आपका कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन आपको रूरल एरिया में जो लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है वो कब तक खरीदना है? -1+3, या तो ट्रांसफर की डेट से 1 साल पहले या फिर ट्रांसफर की डेट के 3 साल के अंदर अंदर, बाद के 3 साल के अंदर अंदर आपको खरीदना है करके, ठीक है। एग्जेम्पशन जैसा 54 में पढ़ा था वैसा ही यहां पे मिलेगा। लेकिन एक और सेक्शन होती है 54GA। 54GA क्या बोलती है कि आप अर्बन एरिया से SEZ में जा रहे हो, किस में जा रहे हो? अर्बन एरिया से SEZ में जा रहे हो, तो सेम जैसे लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी बेचिए और लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी खरीदिए, आपको एग्जामेशन मिल जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, यहां पे फर्नीचर पे कोई भी एग्जामेशन नहीं मिलेगा, मतलब फर्नीचर ट्रांसफर करोगे उस पर कैपिटल गेन आएगा, उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, और फर्नीचर आपने एक्वायर किया तो उस पर भी कोई एग्जामेशन नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज समझना, जो शिफ्टिंग एक्सपेंसेस होता है, शिफ्टिंग एक्सपेंसेस को आप ऐसा मानोगे न्यू असेट है वो, और भैया उस पे एग्जेम्पशन ले लोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आपने 10 लाख का कोई नया असेट खरीदा, 2 लाख रुपए शिफ्टिंग का खर्चा हो गया, तो 2 लाख रुपए है उस पे आप एग्जेम्पशन यहां पे ले सकते हैं। अब क्या दोनों सेक्शन में कोई भी फर्क नहीं है? दोनों सेक्शन में एक फर्क है। एक फर्क ये है कि अंडर सेक्शन 54G जब आप अर्बन एरिया से रूरल एरिया में जा रहे हो ना, तो जो भी आप प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर कर रहे हो वो न्यू होना चाहिए, मींस दैट प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू। लेकिन बेटा 54GA जब आप SEZ में जा रहे हो, वहां प्लांट एंड मशीनरी सेकंड हैंड है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जेम्पशन। अब एक चीज समझना, यहां पे जो ये कंडीशंस वगैरह है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। एक शक्ति मेटल डिपो करके केस लॉ है 2021 का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें ये होता है कि एक बिल्डिंग है जिसपे पहले आप डेप्रीशिएशन लेते थे, अभी कुछ टाइम से आप डेप्रीशिएशन मान लो नहीं ले रहे, तो क्वेश्चन ये आता है क्या उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा? आंसर इज नो, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा, उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। जो भी असेट अभी भी ब्लॉक का पार्ट है तो उस पर आपका हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होता है। एक और चीज समझना, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड का केस लॉ, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट से, गुजरात गवर्नमेंट है वो फर्टिलाइजर के अगेंस्ट में फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर को कोई सब्सिडी देती है, ठीक है। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, अब मान लो वो सब्सिडी के लिए पैसा नहीं था तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बॉन्ड दे दिया। नॉर्मली सब्सिडी कहां टैक्सेबल होती है? अंडर द हेड पीजीबीपी। बिजनेस की वजह से सब्सिडी मिलती है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब सब्सिडी के लिए पैसा नहीं था तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे फर्टिलाइजर बॉन्ड दे दिए। अब एसएससी ने क्या किया, वो फर्टिलाइजर बॉन्ड सेल कर दिया, और फर्टिलाइजर बॉन्ड्स को सेल करने पे, फर्टिलाइजर बॉन्ड्स को जब उसने सेल किया उस पर लॉस हो गया। अब ये लॉस क्या होगा, कैपिटल गेन हेड में जाएगा बॉन्ड्स को सेल करने का, या पीजीबीपी में जाएगा? यहां पे एओ बोलता है ये कैपिटल गेन में जाएगा, लेकिन यहां पे गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है। गुजरात हाईकोर्ट बोलती है कि सिंस ये जो बॉन्ड्स मिले थे ये सब्सिडी के अगेंस्ट मिले थे, और सब्सिडी जो है वो आपके पीजीबीपी में जाती, तो बॉन्ड्स पे जो भी लॉस हुआ वो भी तुम्हारा कहां जाएगा, पीजीबीपी हेड में ही जाएगा। उसके बाद में एक केस लॉ है, दैट इज द रविंद्र कुमार अरोड़ा का करके, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में क्या बोला है कि भैया वही, अगर आपने जॉइंट ओनर के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी, कंसिडरेशन आपने पूरा पे किया, आपको पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद संबंधम उदय कुमार 2012 का यहां पे जजमेंट है। इसमें क्या हुआ कि 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए, बट हुआ क्या, थोड़ा बहुत काम बाकी था। जैसे मान लो यहां पे दरवाजे लगने बाकी थे, खिड़कियां लगनी बाकी थी, फ्लोरिंग का काम या इलेक्ट्रिसिटी का काम बाकी था, तो भी क्या एग्जेम्पशन मिलेगा? आंसर इज यस, यहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वीएस डेम्पो कंपनी लिमिटेड है, उसका एक केस लो ये बोलता है करके, ठीक है।
कि भैया देखो, जब भी आप कोई डेप्रिशिएबल असेट बेचते हो तो उस पे होता तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, बट क्या आप उसके सामने 54F का या 54EC वगैरह का एग्जेम्पशन ले सकते हो या नहीं डेप्रिशिएबल असेट के केस में? तो यहां पे ये वीएस टेम्पो कंपनी लिमिटेड का केस लो, वो ये बोलता है कि जैसे मान लो आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची और इमूवेबल प्रॉपर्टी 3 साल पहले की थी, बट वो डेप्रिशिएबल असेट थी, तो होगा तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बट बेटा इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट माना जाएगा। अगर आपने 2 साल के बाद बेचा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट माना जाएगा और आप उस पर 54EC का एग्जेम्पशन ले सकते हो। तो देखो मैंने क्या बोला, नॉर्मली देखो जब भी आप डेप्रिशिएबल असेट बेचते हो तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा, बट फॉर द एग्जेम्पशन पर्पस इफ दैट असेट वाज हेल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म, मींस असेट वाज हेल्ड फॉर द मोर देन 2 इयर्स 3 ईयर, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट माना जाएगा और यहां पे आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। तो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो 2 या 3 साल से ज्यादा आपने 2 साल से ज्यादा होल्ड की थी तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होगी। इवन यहां होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बट तो भी आप 54EC का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। उसके बाद एक गोली महादेवप्पा का केस लॉ है। इस पर्टिकुलर केस लॉ में क्या हुआ था बताए, इस पर्टिकुलर केस लॉ में कि भैया 54C लग गया था और उसकी वजह से आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बढ़ गया था, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बढ़ गया था तो वो नेट कंसिडरेशन ज्यादा आया 54EC की वजह से। तो जब भी आप 54F का एग्जेम्पशन लेते हो तो एग्जेम्पशन लेते टाइम हम क्या करते हैं कि LTCG मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। तो नेट कंसिडरेशन अगर 50C की वजह से SDV वाला आ रहा है करके, ठीक है, तो यहां पे आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कहीं और से पैसा लाके भी आप यहां पे ज्यादा की असेट खरीद सकते हैं, और यहां पे डोंट वरी कोई टेंशन नहीं है। तो इसका ना एक एग्जांपल दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो ये वाला समझ में आ जाएगा, कंपाइलर में क्वेश्चन है उससे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का 2010 का बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, ये बोलता है कि भैया नॉर्मली आपको 54EC में जो आपको बॉन्ड्स खरीदने पड़ते हैं वो 6 मंथ में खरीदने पड़ते हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने क्या किया कि यहां पे जो बॉन्ड्स के लिए अप्लाई करना था वो तो 6 मंथ में कर लिया, लेकिन बॉन्ड्स जो अलॉट हुए वो 6 मंथ के बाद में हुए। बॉन्ड्स के लिए अप्लाई करना था वो तो 6 मंथ में कर लिया, लेकिन बॉन्ड्स जो अलॉट हुए वो 6 मंथ के बाद में हुए, तो भी क्या एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं? आंसर इज यस, ऑब्वियसली आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, क्योंकि अगर आपने अप्लाई 6 मंथ के अंदर कर दिया फिर उसका अलॉटमेंट भले 6 मंथ के बाद में हुआ तो भी आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और उसके बाद में एक फाइबर बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड 2015 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये बोलता है कि भैया अगर मान लो 54G के लिए और GA के लिए जब आप अर्बन एरिया से रूरल में जाते हो या SEZ में जाते हो, उसमें मैंने क्या बोला था, प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना पड़ेगा। अब इन्होंने खरीदा नहीं, इन्होंने क्या कर दिया, किसी को एडवांस दे दिया, और वो वाला पर्सन जाके आगे मतलब खरीदने के लिए किसी को एडवांस दिया, तो एडवांस दे दिया तो भी क्या एग्जेम्पशन ले सकते हैं नहीं? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक क्या करना पड़ता है, या तो CGS में जमा करा दो, या फिर आप एक काम करिए कि भैया उससे असेट खरीद लीजिए। अब इन्होंने असेट खरीदा नहीं लेकिन असेट खरीदने के लिए एडवांस दे दिया, तो क्या एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं? आंसर इज यस, इसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक सेक्शन होती है 1037A, एंड 1037A क्या बोलती है, बड़ी सिंपल सी सेक्शन है ये। सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई इंडिविजुअल और HUF है, इंडिविजुअल और HUF, तो दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू द इंडिविजुअल एंड HUF। एंड इंडिविजुअल HUF के पास में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस लैंड बिल्डिंग या दोनों चीज है, और वो कब है, 2 जून 2014 को। Miss individual HUF holding the land building or both as on 2 June 2014 in the Amravati area of the Andhra Pradesh। आंध्र प्रदेश स्टेट में एक एरिया है दैट इज कॉल्ड अमरावती। अमरावती के एरिया में जिस दिन आपको पता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विघटन हो गया था, और उस डेट पे जो हैदराबाद था जो कि कैपिटल था वो किस में चला गया, आपकी किस में चला गया, तेलंगाना में। तो आंध्र प्रदेश वाले अपनी नई कैपिटल बना रहे, अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए क्या बनाना है, बट इन्होंने डिसाइड किया था कि हम बनाएंगे यहाँ पे अमरावती को अपनी कैपिटल। तो अगर कोई इंडिविजुअल HUF है जिसके पास में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी था, लैंड बिल्डिंग या फिर बोथ, और उसने क्या किया, वो कब था, 2 जून 2014 को, और गवर्नमेंट को अगर लैंड पूलिंग स्कीम में ट्रांसफर कर दिया और गवर्नमेंट ने लैंड पूलिंग ओनरशिप सर्टिफिकेट दे दिया LPOC, तो उस इंडिविजुअल HUF के हाथ में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर उस इंडिविजुअल HUF ने वो LPOC किसी को बेच दिया तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर LPOC बेचा नहीं, LPOC अपने पास है और LPOC के बदले वहां पे डेवलप्ड प्लॉट मिला अमरावती में, अमरावती में डेवलप्ड प्लॉट मिला, तो डेवलप्ड प्लॉट जब मिला उस डेट से 2 इयर्स के अंदर अंदर बेच दिया, मतलब जब उसको डेवलप्ड प्लॉट मिला करके, ठीक है, डेवलप्ड प्लॉट मिला उस ईयर के एंड से, मतलब जिस ईयर में डेवलप्ड प्लॉट का पोजीशन मिला उस ईयर के एंड से 2 साल के अंदर अंदर अगर वो डेवलप्ड प्लॉट बेच दिया तो उस पर भी कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो 1037 क्या बोलती है, देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल HUF है जिसके पास अमरावती आंध्र प्रदेश में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कौन सी डेट को, 2 जून 2014 को, गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया अंडर लैंड पूलिंग स्कीम, और गवर्नमेंट ने उसको क्या दिया, LPOC दिया, उस पर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं। अगर उसने किसी को LPOC बेच दिया तो भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर LPOC ना बेचा और LPOC
के बदले उसको डेवलप्ड प्लॉट मिल गया, मींस रिकॉन्स्टिट्यूटेड जो प्लॉट रहेगा, जो डेवलप्ड प्लॉट रहेगा वो मिला, और वो जिस ईयर में मिला उस ईयर के एंड से 2 इयर्स के अंदर अंदर अगर उसने वो प्लॉट बेच दिया तो उस पर भी कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बट 2 इयर्स के बाद बेचा तो कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन जहां 2 इयर्स वो कंप्लीट होता है उस डेट पे जो भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू रहेगी वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन। एक बात बताइए, कैपिटल गेन में टैक्स रेट क्या लगेगी? तो सबसे पहली सेक्शन 112 है। 112 ये बोलती है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है किस पे, या तो इक्विटी शेयर पे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे, या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे, तो वो टैक्सेबल होगा एट द रेट 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। बट यहां पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि इन केस ऑफ इक्विटी शेयर आपको परचेज पे, मींस एक्विजिशन पे एज वेल एज सेल पे, दोनों टाइम पे आपको एसटीटी पे करना पड़ेगा। और इन केस ऑफ द इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? सेल के टाइम पे सिर्फ एसटीटी पे करना पड़ेगा, तभी आपको ये 10% कंसेशनल रेट का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको कंसेशनल रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे जो आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, वहां पे एसटीटी नहीं लगता, तो भी क्या यहां 10% का बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज यस। इवन वहां पे एसटीटी नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में भी आपको 10% का बेनिफिट मिल जाएगा। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है वो आपको एप्लीकेबल नहीं होता है अगेंस्ट एलटीसीजी 112A, एज वेल एज द आपको 87A का रिबेट भी नहीं मिलता। मैंने लास्ट रिवीजन लेक्चर में बताया था 87A का रिबेट है वो आपको नहीं मिलता है करके, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला? अब जो मैं बोल रहा हूं ना नेक्स्ट 1 मिनट थोड़ा सा है याद रखने की कोशिश करना। देखो मैंने आपको क्या बोला कि इक्विटी शेयर के केस में एक्विजिशन एज वेल एज ट्रांसफर दोनों टाइम पे आपको एसटीटी पे करना पड़ेगा, बट एक्विजिशन पे नहीं करोगे तो चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल रखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि एक्विजिशन के टाइम पे अगर आप एसटीटी पे नहीं करोगे तो भी चलेगा। बट कौन कौन से केसेस में? पहला, अगर एक्विजिशन 1 अक्टूबर 2004 से पहले हुआ है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2004 से पहले एसटीटी था ही नहीं। और दूसरा, अगर 1 अक्टूबर 2004 के बाद में हुआ है और उस ट्रांजेक्शन पे एसटीटी लगता ही नहीं, जैसे नॉर्मली आईपीओ वगैरह में आप अगर कोई भी शेयर एक्वायर करते हो तो पता है वहां एसटीटी लगता ही नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आपने एसटीटी पे नहीं किया तो चलेगा। लेकिन बेटा यहां पे कुछ नेगेटिव केसेस दे रखे हैं और उसमें ये बोला हुआ है 112 का बेनिफिट नहीं मिलेगा एबीसी करके। ये आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो एग्जाम के लिए आपको स्किप भी कर सकते हो। बट ये कौन से है मैं अगर बताना चाहूं तो सबसे पहला, अगर कोई कंपनी डीलिस्ट हो गई थी और डीलिस्टिंग के पीरियड में अगर आपने कोई शेयर का किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया तो उस पर्टिकुलर केस में उस शेयर पे 112 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। या दूसरा, कोई कंपनी ऐसी है जिसके शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं होते, उस कंपनी के शेयर अगर मान लो आप खरीद लेते हो, कैसे पता है? आप प्रेफरेंशियल इशू में खरीदते हो तो आपको 112 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। या फिर कोई कंपनी है जिसके शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन आप क्या करते हो पता है? आप अगर आउट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज खरीदते हो तो उस पर आपको 112 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट उसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन केसेस है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनसीएलटी, आरबीआई, सेबी ने वगैरह अप्रूव किया है, या किसी नॉन रेजिडेंट ने अगर एफडीआई गाइडलाइंस के वगैरह से खरीदा है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको यह बेनिफिट मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, अगर 112 लगता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि भैया आपको जो कॉस्ट है वो लेना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस, यहां इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन एक बात समझना, अगर आपने 112 लग रहा है और आपने जो इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट वो आपने 1 Feb 2018 से पहले एक्वायर किया है, तो आपको पता है एफएमवी एज ऑन 1 Feb 2008, एफएमवी एज ऑन 31 जनवरी 2018 का आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो देखो क्या करने का, अगर मान लो ये असेट आपने 1 Feb 2018 से पहले एक्वायर की हुई है और अभी अगर आप बेच रहे हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे? पहले आप ओरिजिनल कॉस्ट ले लीजिए और उसके बाद में स्टेप नंबर 2 में जो एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018 है एंड सेल वैल्यू विच एवर इज लोअर, मींस एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018 एंड सेल वैल्यू मींस फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, और जो लोअर आएगा और आपकी ओरिजिनल कॉस्ट विच एवर इज हायर है वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। इसी को आपको पता है ग्रैंड फादरिंग रूल बोलते हैं। तो देखो अगर आपका 112 लग रहा है और ये असेट्स आपने 1 Feb 2018 से पहले खरीदी हुई है तो एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018 और फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन विच एवर इज लोअर और आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है विच एवर इज हायर विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018 निकालना कैसे? तो अगर मान लो वो उस डेट को लिस्टेड था तो उस पर्टिकुलर केस में आप एक काम करिए, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जो हाईएस्ट कोटेशन जो आया था वो आपकी एफएमवी बन जाएगी। बट मान लो उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुआ तो उसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हाईएस्ट कोट था वो आपकी एफएमवी बन जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, वो यूनिट या शेयर 31 जन 2018 को लिस्टेड नहीं था, तो अगर वो यूनिट है तो उसके केस में आप 31 जन 2018 का एनएवी ले लीजिए। बट अगर वो शेयर है जो उस दिन लिस्टेड नहीं था अभी लिस्टेड है, तो आप एक काम करिए, जब आपने वो शेयर खरीदा था उस डेट को जब आपने खरीदा था उसकी कॉस्ट ले लीजिए, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर दीजिए 272 दैट इज इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 17-18 का और डिवाइड कर दीजिए जिस ईयर में आपने खरीदा था उस ईयर के इंडेक्स से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018 मिल जाएगा। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है 111A। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ऑन द इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, और अगर आपने ट्रांसफर पे एसटीटी पे किया है, सेल पे एसटीटी पे किया है, देन इट इज टैक्सेबल एट द रेट 15%, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। 15% की रेट से इस पे टैक्स लगेगा। उसके बाद में अगर आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में किया, वहां एसटीटी नहीं लगता, तो भी क्या 15% का बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज यस। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का बेनिफिट यहां पे नहीं मिलेगा। अब एक बात समझना, ये 111A और 112A को छोड़ के बाकी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है दैट इज टैक्सेबल एट द रेट 20%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपका नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पे एक और चीज समझना कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है और उसको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है किसी भी अनलिस्टेड सिक्योरिटी पे, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है किसी भी अनलिस्टेड सिक्योरिटी पे, तो दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 10%, बट विदाउट टेकिंग द बेनिफिट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। जो फर्स्ट प्रोवाइजो कन्वर्जन इनटू फॉरेन करेंसी इंडियन करेंसी होता है वो नहीं लगेगा, एज वेल एज इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, और सीधा 10% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को अनलिस्टेड सिक्योरिटी पे कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है दैट इज टैक्सेबल एट द रेट 10%। अब एक बात समझना, अगर मान लो कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है और उसका जो बेसिक एग्जेम्पशन से कम है अदर इनकम, तो क्या अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट आप एलटीसीजी 112 है, एसटीसीजी 111 है, या फिर आपका एलटीसीजी 112 के सामने ले सकते हो? आंसर इज यस, ले सकते हो, बट कौन ले सकता है? सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में ये बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद मैंने ये चार्ट दे रखा है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक चीज समझना, कोई भी सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड है या कैपिटल असेट है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए बहुत सारे फिल्टर दे रखे हैं, ये फिल्टर से पता चलेगा। अब ये फिल्टर दे रखे हैं वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। आपको क्या ध्यान देना है? आपको एक चीज ध्यान देनी है, यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई भी यहां पे एक सीबीडीटी का सर्कुलर है दैट इज द सर्कुलर नंबर 6 2016, वो ये बोलता है कि अगर कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी है और लिस्टेड सिक्योरिटी के केस में इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, अगर असेसी उसको खुद ही स्टॉक इन ट्रेड बताता है तो असेसिंग ऑफिसर उसको डिस्प्यूट नहीं करेगा। मींस असेसिंग ऑफिसर है वो उसको ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, असेसी अगर खुद ही उसको स्टॉक इन ट्रेड बताता है। दूसरा, अगर मान लो कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी है और उसका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 1 ईयर से ज्यादा है और असेसी उसको कैपिटल असेट बताता है, तो डिपार्टमेंट उसको ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। डिपार्टमेंट इज नॉट गोइंग टू ऑब्जेक्ट दैट। ये दो प्रिंसिपल है, यहां से निकल के आते हैं। लेकिन बेटा ये बोगस ट्रांजेक्शन के केस में नहीं लगेगा। जो भी शेम ट्रांजेक्शन है, बोगस ट्रांजेक्शन है, उस पर ये वाला सर्कुलर है वो नहीं लगेगा। उसके बाद सेक्शन 55A है जो काम की सेक्शन नहीं है, यू कैन स्किप दैट। उसके बाद यूलिप। एक चीज समझना, नॉर्मली क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी है वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी टैक्सेबल होता है 2-3 केसेस में। एक तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट टैक्सेबल होगा। दूसरा, आपको पता है वो अपन ने डिडक्शन टॉपिक में पढ़ा था कि प्रीमियम पे करते टाइम अगर वो 10% 20% से ज्यादा प्रीमियम पे किया तो मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा करके, ठीक है। अब एक बात समझना, नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी टैक्सेबल होता है ना, वो कहां टैक्सेबल होता है? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होता है। लेकिन एक चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है यूलिप। यूलिप इज अ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड ओनली। यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर आपने कोई भी यूलिप लिया है और वो यूलिप आपने जो लिया है वो 1 Feb 2021 के बाद लिया है, मींस आपने कोई भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जो 1 Feb 2021 के बाद में ली है, और भैया अगर उसमें किसी भी ईयर में, उस यूलिप के पीरियड में किसी भी ईयर में प्रीमियम आपका 2,50,000 से ज्यादा है तो मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा। तो यूलिप का मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन, और जितना मैच्योरिटी अमाउंट माइनस जितना आपने प्रीमियम पे किया वो लेस कर दीजिए, आपको कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, और कैपिटल गेन 112A में टैक्सेबल होगा एट द रेट 10%। दूसरी चीज, अगर मान लो आपने कोई पॉलिसी ली है यूलिप 1 Feb 2021 के बाद और आपने मल्टीपल यूलिप्स लिए, मतलब आपने एक यूलिप नहीं लिया, आपने 2-3 यूलिप ले ली, जैसे 1-1 लाख रुपए की आपने 5 यूलिप ले ली। अब आप बोलोगे कि एक यूलिप का प्रीमियम थोड़ी 2,50,000 से ज्यादा है, आपने 5 यूलिप, यू हैव टेकन द 1 लाख रुपए इज अ प्रीमियम, और सब 1 Feb 2021 के बाद में लिए। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आपने मल्टीपल यूलिप्स लिए तो उसमें क्या होगा ना, जिन यूलिप्स का एग्रीगेट प्रीमियम इन किसी भी ईयर में 2,50,000 से कम है, 2,50,000 तक है, उस पे आपका मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी वाली यूलिप्स का मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, on or after 1 Feb 2021 I have taken the 5 ULIP, and for 5 ULIP I am paying the 1 lakh 1 lakh 1 lakh 1 lakh 1 lakh premium, so total 5 lakh premium. So guys, 2 ULIP उनका तो प्रीमियम 2 lakh ही है, that is less than 2,50,000 means up to 2,50,000. so 2 ULIP के मैच्योरिटी पे मैं एग्जेम्पशन ले सकता हूं 10-10D का, बट बाकी वाली जो 3 ULIPs रहेगी उसकी मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड कैपिटल गेन। और गाइस मैं बता दूं, यहां पे मैंने एक बहुत प्यारा एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल से आप समझोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और बहुत
बढ़िया एग्जांपल दे रखा है, कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो यूलिप के केस में ध्यान रखना, अगर सिंगल यूलिप आपने लिया और उसका प्रीमियम किसी भी ईयर में 2,50,000 से ज्यादा है, देन मैच्योरिटी इज टैक्सेबल। और अगर आपने मल्टीपल यूलिप्स ली है, अगर आपने मल्टीपल यूलिप्स ली है, तो मल्टीपल यूलिप्स के केस में अगर मान लो जिनका प्रीमियम 2,50,000 या उससे कम है, उस पर आप एग्जाम्पशन ले सकते हो एग्रीगेट, बट बाकी वाली यूलिप्स है उसका मैच्योरिटी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक कैपिटल गेन। होप सो आपको मजा आया होगा। 2 घंटा अप्रोक्स लग गया इस टॉपिक में, लास्ट टाइम से कम लगा है। लास्ट टाइम आई थिंक 2 घंटा 20 मिनट के करीब कैपिटल गेन का रिवीजन लेक्चर था, बट दिस टाइम आई ट्राई टू कंप्लीट विद इन द 2 आवर्स, और 2 आवर्स में कंप्लीट हो गया करके, ठीक है। चलिए, सो गाइज बाकी जो है चीजें मैं तो वही बोलता हूं हर बार, आज वापस बोलूंगा करके, ठीक है, कि भैया थोड़ा खुश रहिए, थोड़ा मोटिवेट रहिए, थोड़ा है ना वॉक करने जाया करिए करके, ठीक है। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत बार आप एक ही चीज में रहते हो, जब एक ही चीज आप पढ़ रहे हो तो बहुत बार ऐसा होता है दिमाग जाम हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता होगा ना, दिमाग जाम हो गया, उसके अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है करके, ठीक है। तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप 1 घंटा कम से कम वॉक करने चाहिए बाहर, और विदाउट मोबाइल, मोबाइल छोड़ दीजिए, वॉक कर लीजिए। या कोई भी आपको अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, उससे आप बात कर सकते हो 10-15 मिनट। तो उससे क्या होता है ना, लाइक आपके कुछ ऐसे हार्मोन्स रहते हैं, जब आप रिलीज होते हैं आपको अच्छा फील होने लग जाता है, आप जो थोड़ा डिप्रेशन की सिचुएशन है उससे थोड़ा बाहर आने लग जाते हो करके, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, अपने आप को ट्रीट दीजिए। पहली चीज मैं बताऊं, मैं जब भी कोई भी पढ़ता था, तो मैं जब कोई क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता था, कोई टॉपिक कंप्लीट कर लेता था, मैं अपने आप को ट्रीट देता था कि यस चॉकलेट खाऊंगा मैं, इसके बाद मैं 1 घंटा क्रिकेट खेलने जाऊंगा, इसके बाद में मैं ये करने वाला हूं करके, ठीक है। तो ये अपने आप से मोटिवेट करते रहिए, अपने आप को ट्रीट देते रहिए करके, ठीक है। और मोमेंटम बना रखने रहना चाहिए, क्योंकि जो मोमेंटम रहता है ना वो बड़ा जरूरी रहता है लाइफ में। अगर मोमेंटम अगर आप अभी से बना के रखोगे और एग्जाम तक अगर आपने ऐसे ही कंसिस्टेंसी मेंटेन कर दी, तो मैं बताऊं कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको एग्जाम क्लियर करने से रोक सकती है। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर, बाय, टेक केयर।